हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यार हमने 80 घंटे का एक कोर्स बनाया है आप सभी लोगों के लिए। ये जो अभी हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जहाँ पे आपके सारे सीनियर फैकल्टीज लॉन्च हो रहे होंगे अगस्त में, उससे पहले ही हमने ये चीज़ रिकॉर्ड कर ली थी आप सभी लोगों के लिए। काफ़ी बच्चों ने बताया था इनऑर्गेनिक में बहुत दिक्कत होती है। तो चाहे आप मेंस को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप एडवांस को टारगेट कर रहे हो, या चाहे आप नीट को टारगेट कर रहे हो, इस कोर्स को इस हिसाब से स्ट्रक्चर किया गया है कि यार आपको बाइफर्केशन पता चल रहा होगा, क्योंकि ये नीट जितना, ये एडवांस जितना, साथ में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जनाब, वो भी उनकी भी प्रैक्टिस आपको इसमें कराई गई है। 80 घंटे के अंदर 11-12 कंप्लीट इनऑर्गेनिक हो रहा होगा। साथ में यार जैसे हमारा ऑर्गेनिक के अंदर IUPAC होता है, उसी प्रकार से हमारा इनऑर्गेनिक का भी नॉमेनक्लेचर होता है, जिसे हम बिन भी बोलते हैं। ये यार आपको कोटा में कराया जाता है, और इससे क्या है कि हमें रटना नहीं पड़ता, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नामों के बारे में। तो इस कोर्स को आप जनाब आप देखें, इसमें आपके पांडे सर आपको पढ़ा रहे होंगे पूरे लेक्चर में। तो ये अब ऑल्टरनेट डेज पे आ रहे होंगे, और अगस्त में आपके लिए यार और भी प्यारा बड़ा धमाका होगा। तो तब तक के लिए शुरुआत करते हैं इस कोर्स की। लव यू ऑल द बेस्ट। हॉस्टल का नाम है मेरे ज्वालामुखी। देख रहे हो IIT दिल्ली वालों ने कितना प्रचंड और भीषण नाम रखा है अपने हॉस्टल का। एंड नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। ठीक है, बस टोनी कक्कड़ जिंदाबाद मत करना। टीना का झगड़ा किससे हो गया? दबंग से, कि टीना जोर जोर से हाँफ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। आज इस वीडियो से मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाला हूं। आपके मन में सवाल अगर हो कि सर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही शुरुआत क्यों की, आपने ऑर्गेनिक या फिजिकल क्यों नहीं पढ़ाया, तो उसका जवाब मैं सिंपल सा ये दे देता हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अक्सर बच्चे टोटली रट्टा मार रहे हैं। वो थोड़ा सा भी लॉजिकल नहीं सोचते। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराया जाए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को गलत नहीं करना होता भैया। एग्ज़ाम में बड़े आसान से आते हैं, बड़े प्यारे खूबसूरत सवाल होते हैं, और वो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मैं एडवांस लेवल तक की बात कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि हाँ, मैंने इसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया है। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे फोकस्ड रहना है, और आप कंप्लीट कोर्स को जरूर देखें, तब आपके पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक के फंडे क्लियर हो पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप शुरुआत करेंगे पीरियोडिक टेबल से। इसके बाद मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, जो यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता लेकिन कोटा में पढ़ाया जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे S&P ब्लॉक, जिसको आप सोचते हैं कि कंप्लीटली रटना पड़ता है। मैं समझाऊंगा, याद कराऊंगा, और जो चीज़ रटने की भी होगी उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, और इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि बहुत लंबे टाइम तक आपके दिमाग में वो टिका रहेगा। और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के खत्म होने के बाद D&F ब्लॉक और मेटलर्जी पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इनऑर्गेनिक का एक कोर्स होने वाला है, जिसकी शुरुआत होने वाली है इस खूबसूरत से चैप्टर से, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में मैं पूरा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री को नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, जो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको IIT JEE के मेंस में, एडवांस में और नीट के पेपर में दिखाई देते हैं। इसके पहले हमने NCERT में देखा होगा, या आपने 10th में देखा होगा, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। उसका जो आधार था, उसका जो बेस था, वो था एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास के इस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं मोजले साहब, और उसी के बाद से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। अगर आपके मन में सवाल हो कि सर आपके बारे में मैं नहीं जानता, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है कुंवर ओम पांडे, और मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है IIT दिल्ली से, और मैं पिछले 5 साल से IIT JEE और नीट के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो शायद इससे आपको थोड़ा सा गेस लगा होगा मेरे बारे में। चलिए बाकी आगे पढ़ लेते हैं। देखो भैया, हमें शुरुआत इस बात से करनी है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहता है। क्या बोल रहा हूं मैं? हमें एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चर्चा करनी है। मान लीजिए कि ये हमारा एटम है। क्या है? ये हमारा एटम है, और इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है
रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है इस न्यूक्लियस के किनारे किनारे। तो देखो भैया, इस न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये भाई साहब क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जी भाई साहब। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, हमें इसके बारे में बताना पड़ता है कि इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है। उसको बताने के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया जाता है। जो क्वांटम नंबर वहाँ पे आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा होगा, तो क्वांटम नंबर के अंदर ये पढ़ाया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद पढ़ाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसके बाद पढ़ाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर पढ़ाया जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। जो आपके क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है भैया, सेल के बारे में बताता है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सबसेल के बारे में बताता है। और जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और जो ये स्पिन क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। ये रही सिंपल और बेसिक बातें, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्क्रीन से हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आप चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस पे। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो भाई, तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है आईआईटी दिल्ली के अंदर हो जाता है। मैंने आईआईटी दिल्ली का एग्जांपल सिर्फ इस वजह से लिया है क्योंकि उस कैंपस को बखूबी मैं जानता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं जो है कहाँ गया, आईआईटी दिल्ली के अंदर गया। तो जब मैं आईआईटी दिल्ली के अंदर गया तो पहले दिन ही हमें हॉस्टल का अलॉटमेंट करवाना था, ठीक है। उधर कुछ कागज वगैरह भरने को दिया गया, ठीक, हमने भर दिया। भरने के बाद हमें बोला गया जाओ भैया रूम देख करके आओ कि कौन सा रूम तुम्हें लेना है, ठीक है। तो ये रहा मैं, मान लीजिए, ठीक है। मैं कहाँ गया भैया, इस अपने हॉस्टल में गया। और हमारे हॉस्टल का नाम सुन करके शायद आपको हंसी आ सकती है। नाम है, हिंदी में लिखता हूँ, नाम है ज्वालामुखी। क्या नाम है, हॉस्टल का नाम है मेरे ज्वालामुखी। देख रहे हो आईआईटी दिल्ली वालों ने कितना प्रचंड और भीषण नाम रखा है अपने हॉस्टल का। नाम क्या है, ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी हॉस्टल में जब मैं गया तो अंदर हमें जाने पे पता चला कि यहाँ पे कई ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब कई सेट ऑफ रूम्स प्रेजेंट है, ठीक है। मान लीजिए कि एक रूम यहाँ पे है और यहाँ पे इस तरीके से रूम है। इसके बाद यहाँ पर भी कुछ 5 रूम थे। इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ 7 रूम बने हुए हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 7 रूम बनाना है तो यहाँ पे हमने 7 रूम बना दिया है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि पहले वाला जो ब्लॉक था उसमें सिर्फ 1 रूम था, दूसरे वाले में कितना था, 3 रूम था। और इसके बाद हम तीसरे वाले में देखने गए तो वहाँ पर कितना था भैया, 5 रूम का एक समूह था, एक ग्रुप था। और यहाँ पे 7 रूम्स का क्या था, एक ग्रुप था। देखो भाई, ऐसा एक्चुअली ज्वालामुखी में मिलेगा नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद कराना है, इस वजह से मैं ये सारे एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। अब समझना भाई, यहाँ पे हम जब अंदर गए, मान लीजिए कि मैं जो है गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक। उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पर लिखा था पी ब्लॉक, और उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे लिखा था डी ब्लॉक। उससे थोड़ा सा आगे गए तो लिखा था वहाँ पर एफ ब्लॉक। जब हमने एफ ब्लॉक के अंदर देखा तो वहाँ पे 7 रूम दिखाई दिए। डी के अंदर जब मैं गया तो वहाँ पे 5 दिखाई दिए। पी के अंदर गया तो हमें वहाँ पे 3 रूम दिखाई दिए। और एस ब्लॉक में देखा तो सिर्फ 1 रूम था। तो मन में आया यार वो वाला ब्लॉक लेता हूँ जहाँ पे सिर्फ 1 रूम है। अच्छा जी, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे प्रस्तुत हो गया, बैठ गया। कहाँ पे, यहाँ पे जाकर के बैठ गया, ठीक है। बैठा था, तब तक थोड़ी देर में मेरे जैसा ही एक बालक वहाँ पे और आता है। वो क्या था, वो मेरा रूम पार्टनर था। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, वो मेरा रूम पार्टनर था। और वहाँ पे एक रूम के अंदर 2 लोग रहते हैं, मतलब आपको आईआईटी की तरफ से ये दिया जाता है कि एक रूम में 2 लोग रहते हैं। अच्छा जी, आप अंदर गए, यहाँ पर बैठे। ध्यान से सुनिएगा, अब मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो यहाँ पे लिखा है और समझाया है उसको मैं रिलेट करूँगा इधर लिखी चीज़ों से। क्या लिखा गया है, सेल लिखा गया है। तो जो ये मेरा हॉस्टल था ना, इस हॉस्टल को मैं क्या बोलने वाला हूँ, सेल बोलने वाला हूँ। तो हॉस्टल इज इक्वल टू क्या होगा, सेल होगा। अच्छा जी, तो जो हमारा हॉस्टल था वो हो गया सेल। अच्छा, जो मैं हूं वो मान लीजिए कौन है भैया, वो इलेक्ट्रॉन है। वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, जिसको कहाँ रहना है, रूम के अंदर जाके रहना है। और जो आपको यहाँ पे ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये कौन लोग हैं, ये सब सेल है। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। इसी चीज को मैंने यहाँ पे ब्लॉक बोला,
हुआ है। अच्छा जी, इस सबसेल के अंदर, इस सेट ऑफ रूम्स के अंदर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, जहां पे एस सबसेल के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है, एक रूम है जिसका नाम है एस ऑर्बिटल। अच्छा, पी वाला जो ब्लॉक था, पी वाला जो सबसेल था, उसके अंदर कितने रूम थे? 3 रूम थे, मतलब कि वहां पे 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट थे। अच्छा, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 5 और एफ के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। कोई समस्या की बात नहीं। अब हम यहां पे देखेंगे, देखिए एस के अंदर 1 ऑर्बिटल, पी के अंदर 2 ऑर्बिटल, सॉरी 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल और एफ के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, एक ऑर्बिटल में, एक रूम में कितने लोग अलाउड थे? 2 लोग अलाउड थे। अरे बताया ना कि मेरा एक रूम पार्टनर आया था, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक पार्टनर भी होगा, ये कंपलसरी मान लीजिए। अच्छा जी, तो एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो आपका जवाब होगा शायद 2 होगा। अच्छा जी, 2 होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर एक रूम है और एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग, तो यहां पर देखिए 2 हो गए। और यहां पी के अंदर टोटल 3 रूम थे, 3 ऑर्बिटल थे और एक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, इस वजह से यहां पर 6 क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे पी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने होंगे? 10 होंगे, क्योंकि 5 है तो 5 × 2 हो जाएगा 10। अच्छा, एफ के अंदर क्या हो जाएगा? 7 × 2 = 14 हो जाएगा। तो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे मैक्सिमम किसके अंदर? एफ के अंदर। यही चीज मैंने यहां पे समझाई हुई है, बताई हुई है। यहां पे देखिएगा लिखा गया है कि यहां पर एस के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी के अंदर टोटल 6 होंगे, डी के अंदर टोटल 10 होंगे और एफ के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आई होप यहां तक समझने में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस वाली स्लाइड में यहां पे आप पीरियोडिक टेबल का एक स्वरूप देख रहे होंगे। अभी मैंने यहां पे एलिमेंट्स नहीं भरे हैं, क्योंकि यहां पे मुझे बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है, याद करानी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया कि सबसेल जो है ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और यही चीज हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ब्लॉक्स किसको कहते हैं। ये देखिएगा, ये जो चीज आपको दिख रही है इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो 2 इधर किनारे लिखा गया है उसका एक पार्ट यहां होता है और इसका एक डब्बा जो है ना वो इधर होता है। ठीक है, डब्बा मतलब बॉक्स। ओके भैया जी, तो ये देखो भैया, इसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक बोलेंगे। तो ये जो पहला आपको दिख रहा है ये है एस ब्लॉक और ये क्या है? ये है पी ब्लॉक। ये क्या है? ये है पी ब्लॉक। अब आपके दिमाग में होगा कि मैं क्यों मान लूं कि ये पी ब्लॉक है और ये एस ब्लॉक है? दिमाग में तो आएगा। जी भैया जी, यहां देखिएगा ध्यान से, यहां वाले में देखेंगे आपको तो समझ में आएगा कि यार जो सबसेल एस है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं? 2 रखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस ब्लॉक के अंदर 2 एलिमेंट रखे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला मैंने? 2 एलिमेंट रखे जाएंगे। तो देखिएगा 2-2 का यहां पे आपको एक ग्रुप दिख रहा होगा। यहां पे देखिएगा 2-2 का एक ग्रुप दिख रहा होगा। तो ये जो है हमारा एस ब्लॉक। ओके जी, पी ब्लॉक में देखो भाई, पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट रखे जा सकते हैं? तो आप बोलोगे 6। यहां पर देखिएगा क्या 6 दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से एक रो में हमें 6 बॉक्सेस दिख रहे हैं और एक बॉक्स में एक एलिमेंट रखा जाएगा। तो शायद आपको समझ में आया कि हमने इसको पी ब्लॉक क्यों बोला हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कि डी ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट रखे जाएंगे? तो जवाब होगा 10 एलिमेंट रखे जाएंगे। कितने? 10 एलिमेंट रखे जाएंगे। अच्छा जी, यहां पे दिखाइए कहां पर है वो 10 एलिमेंट। तो आपको दिख रहा होगा इनके बीच में, गिनिए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, तो क्या मैं इसको डी ब्लॉक घोषित कर दूं? बोलो भैया, क्या मैं इसको डी ब्लॉक घोषित कर दूं? निश्चित रूप से। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक, जहां पे 10 एलिमेंट रखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भैया जो हमारा डी सबसेल है उसके अंदर 5 ऑर्बिटल है और हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। तो इस हिसाब से टोटल 10 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आएंगे और हर एक इलेक्ट्रॉन समझ लो जब भरा जा रहा है तो एक एक नया एलिमेंट बनता जा रहा है। इस वजह से यहां पे डी ब्लॉक के अंदर हमें 10 एलिमेंट्स दिखेंगे। सिमिलरली आपका दिमाग दोबारा दौड़ रहा होगा किसके ऊपर भैया? इसके ऊपर, एफ ब्लॉक।
एफ ब्लॉक के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 14। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे 14 एलिमेंट्स होंगे क्या? जी हैं। यहां पे देखिएगा, यहां पे जो आपको ये बनाया हुआ दिख रहा है, इस रो में देखिए कितने हैं, यहां पे 14 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। यहाँ पे 14 बॉक्सेस दिख रहे हैं, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं। गिनती आती है, गिन लेना आप। ये क्या है भैया हमारा? ये है हमारा एफ ब्लॉक। ये क्या है हमारा? ये है हमारा एफ ब्लॉक। ठीक है भाई जी। तो यहां पर अब ध्यान से सुनना कि यहां पे ना हम शुरुआत करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे यहां पर आपने सुना होगा, अगर पहले आपने कभी 10th में पीरियोडिक टेबल नाम की चीज देखी होगी तो पढ़ा होगा कि कुछ ग्रुप होता है, कुछ पीरियड होता है। गिनिएगा यहां पे ध्यान से, यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं, पहले समझिए। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। यहां पे लिखा भी गया है, दोबारा लिखने की जरूरत भी नहीं है। एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? ये रहा 2 ग्रुप। ठीक है, ये दोनों ग्रुप। इसके बाद देखिए पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। तो देखिएगा क्या लिखा जाएगा, एस के अंदर मान लीजिए यहां पे लिखा जाए, इसको मैं थोड़ा कर लेता हूं कलरफुल, तो यहां पे हो जाएगा एस के अंदर क्या हो जाएगा? 2। पी के अंदर बताइए कितने हैं? तो आप बताओगे 6। यहां पे देखिएगा, यहां पे सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा वर्टिकल जो आपको दिख रहा है, मतलब कि कॉलम दिख रहा है। कितने कॉलम उधर? 6। इस वजह से पी के अंदर 6 बोल दिया। इस डी के अंदर कितने हैं? इस डी के अंदर आपको 10 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो यहां पर एस पी डी को मिलाकर के आप बताइए कितना बना, तो आप जोड़ोगे तो यहां पे आपको मिलेगा 18 कॉलम्स या 18 ग्रुप्स बोलते हैं। अब आपकी खोपड़ी आपसे सवाल पूछेगी, सर इसको क्यों नहीं गिना? उसका जवाब थोड़ी देर बाद आएगा। अभी फिलहाल आप समझिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप निकालना है तो सिर्फ इस एस वाले, इस पी वाले और इस डी वाले को हम क्या करेंगे? एक साथ जोड़ेंगे, उनके नंबर्स को जोड़ेंगे, उनके ग्रुप के नंबर्स को जोड़ेंगे, तो हमें वहां पे टोटल ग्रुप मिल जाएगा जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है। शायद इतनी बात समझ में आ गई? ओके भाई जी। अब ना मुझे कुछ चीजें बतानी हैं जो रिलेट करती हैं किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। उसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, लेकिन अभी समझें हम यहां पे कि भैया इस एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल किस तरीके से लिखे जाते हैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। मुझे पता है कईयों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई, डरने की कोई बात नहीं है। मैं इसीलिए इधर हूं ताकि मैं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके खोपड़ी में उतार दूं, ताकि आपके न्यूरॉन्स ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझी जा सकती है, आसानी से याद की जा सकती है और क्वेश्चंस करके बहुत सारे नंबर लिए जा सकते हैं। चलिए भैया जी देखिएगा, यहाँ पे जो ये फर्स्ट वाला आप रो देख रहे हो, इसमें सिर्फ ये 2 बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे? 1s लिखेंगे। फर्स्ट वाले के लिए हमने 1s लिख दिया, तो ये हो गया एस ब्लॉक का फर्स्ट। अब आइए पी वाले में। इस पी ब्लॉक के अंदर जो पहला लिखा गया है ना, मतलब कि ये फर्स्ट वाला जो यहां पर आपको रो दिख रहा है, उसको नाम दिया जाएगा 2p। क्या बोल रहा हूं? 2p। यहां पर फर्स्ट वाले को क्या दिया गया? फर्स्ट s, और यहां वाले p को जो कि पहला है इसके बावजूद उसको क्या दिया गया? 2p दिया गया। ठीक है भाई साहब। अब आते हैं इस डी ब्लॉक पे। डी ब्लॉक के अंदर जो इसका पहला रो होगा उसका नामकरण करेंगे तो मिलेगा 3d। क्या मिलेगा? 3d। कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें? दिख रहा होगा आपको यहां पे कि जब मैं s लिख रहा हूं तो 1 लिख रहा हूं, जब p लिख रहा हूं तो 2 लिख रहा हूं, जब d लिख रहा हूं तो 3 लिख रहा हूं। इसका मतलब जब मैं f ब्लॉक को लिखने जाऊंगा और इसके फर्स्ट वाले रो को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? बोलो भैया क्या लिखूंगा? 4f लिखूंगा। कोई समस्या हुई कि आपको? नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है भैया, हमने लिख दिया 1s 2p 3d 4f। अच्छा जी, अब आप बताइए इस वाले को क्या दूं? अगर ये फर्स्ट था तो ये क्या होगा? सेकंड होगा, तो इसको बोला जाएगा 2s। और 2s के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि s के अंदर 2 ग्रुप हैं, तो हर बार हर 1s या 2s या 3s के लिए आपको क्या मिलेगा? 2 एलिमेंट मिलेगा। तो यहां अगर आपने 2s लिखा तो यहां वाले पर इसके सेकंड वाले रो को आप क्या बोलोगे? यहां 2p लिख चुके हो तो अगला लिखोगे आप 3p। अच्छा जी, अगर यहां पे आपने 3p लिखा, अब बताओ डी वाले सेकंड को क्या बोलोगे? आप बोलोगे 4d।
इससे एक कम कर लो, इसके बाद सॉरी इससे एक बढ़ा लो, अगले पर आ जाओ, ये 4f है, क्या है ये पहला वाला जो हमने लिखा था वो 4f है, तो ये दूसरे वाले का नाम क्या है, ये है भैया 5f। ये क्या बता रहे हो सर, भैया जी इसी पर इनका नाम बनेगा, देखना भाई ध्यान समझना, ये जो पहला वाला रो है ना उसको बोलते हैं 4f सीरीज, क्या बोलते हैं 4f सीरीज, और इस दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, दूसरे वाले को बोलते हैं भैया 5f सीरीज, क्या बोलते हैं 5f सीरीज। अच्छा जी, यहां पर जो आप D के अंदर देख रहे हो, ये जो पहला रो है उसका नाम है 3D सीरीज, दूसरे वाले का नाम है 4D सीरीज, तीसरे वाले का क्या नाम होगा, अरे भैया इतना तो आता होगा, बचपन से मम्मी सिखा रही है गिनती गिन लो, इसी वजह से सिखा रही थी ताकि अब ये सब समझ लो। यहां पे क्या होगा 5D, कितना 5D, और उसके जस्ट नीचे कितना 6D, शायद समझ में आया हो। ये हुआ 3D सीरीज, ये पूरा हुआ 3D सीरीज, ये हुआ 4D सीरीज, ये है 5D सीरीज, ये है 6D सीरीज, याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब भैया दोबारा सुनेंगे, ये पहला वाला क्या था 2P, दूसरा वाला क्या था 3P, यहां पे क्या लिखूं मैं 4P, अगला क्या होगा 5P, इसके बाद वाला क्या होगा 6P। अरे बोल दे भैया आया क्या, आया ही होगा, कोई समस्या की बात तो शायद नहीं रही होगी। अच्छा जी, इतनी बात हमें समझ में आई। अब S वाला खाली बचा है, गिनती गिन दो, 1S 2S, यहाँ पे क्या लिखोगे 3S, यहाँ पे 4S, अगला क्या है यहाँ पे 5S, अगला इसके बाद 6S, इसके बाद 7S। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या देखा 1 से लेकर के 7 तक हमें क्या दिख रहा है, एक यहाँ पे ग्रुप के अंदर एलिमेंट दिख रहा है। किसी एक ग्रुप को लो, अगर मान लो ग्रुप नंबर 1 लेते तो एक यहाँ पे है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जी, 7 हमें ये क्या मिला है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, इस नाम को आपने पहले भी सुना होगा, क्या लिखा है, यहाँ पे 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। जो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जो यहाँ पे आप ये रोज देख रहे हो, ये क्या बोले जाते हैं, ये पीरियड बोले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे टोटल कितने पीरियड्स होंगे, 7 पीरियड्स होंगे इन पीरियोडिक टेबल। चलिएगा, अब मैं यहां पर आपको लिख करके दिखाऊंगा कि कैसे 7 पीरियड्स यहां पे बने हैं। शायद मैं इसको हटा दूं, कोई समस्या नहीं होगी, याद तो हो ही चुका होगा। अच्छा जी, अब एक बात देखिएगा ध्यान से, अक्सर यही कंफ्यूजन में रहता है आपको, तो पहले मैं वही चीज़ क्लियर कर देता हूँ। क्या, यहाँ पे देखिएगा, जो ये 1s है ना, 1s का एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, 2 एलिमेंट होंगे। एक को क्या करिए आप यहाँ पे बनाइए, एक को आप यहाँ पे बनाइए, दूसरे वाले को यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है उसमें से मैंने एक यहाँ पे बनाया, और दूसरे वाले को आप एकदम से किनारे बना दो। याद करना कितना आसान है, 2 था, एक को मैंने इधर रख दिया, दूसरा वाला उधर रख दिया, कोई समस्या है नहीं है। तो शायद अब आप समझ रहे होंगे कि भैया यहाँ पे ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब गिनने में कोई दिक्कत भी नहीं लग रही है। यहाँ पे हमें टोटल 7 पीरियड समझ में आ रहे हैं, और हमें ग्रुप तो पहले से समझ में आ चुका है कि 2 ग्रुप यहाँ पे है, 10 ग्रुप यहाँ पे हो गए 12, और ये 6 मिला दिए तो हो गए 18, कोई समस्या नहीं है। अब आते हैं किस पे, 4F सीरीज और 5F सीरीज। आखिरकार ये 4F सीरीज और 5F सीरीज रहते किधर हैं पीरियोडिक टेबल में, ध्यान लीजिएगा। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, ये क्या 3D सीरीज, ये क्या है भैया 4D सीरीज, अगला क्या है 5D सीरीज, इसके बाद आएगा 6D सीरीज। अच्छा जी, इसको बताने का क्या फायदा हुआ, उसको बताने का फायदा ये है कि देखो भैया जो 4F है ना, ये 4F जो है 5D के पास रहता, कहाँ पे 5D वाले में रहेगा, कहाँ रहेगा वो समझना। एक बॉक्स मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये शायद आपको दिख रहा होगा, एक दूसरा बॉक्स ये हाईलाइट कर रहा हूं, इसके बीच में रहता, कहां रहता है, इसके बीच में रहता है। क्या बता रहे हो सर, ये ध्यान से सुनना भैया, क्या बोल रहा हूं, 5D सीरीज के अंदर फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा, उन दोनों के बीच में कौन रहता है, ये 14 एलिमेंट्स रहता है। क्या बोल दिया मैंने कि यहां पे इन दोनों के बीच में ये 14 एलिमेंट्स रहता है, या ये बोलो जो 4F सीरीज है वो कहां रहता है, 5D के इस वाले प्लेस पर रहता है। सिमिलरली जो हमारा 5F सीरीज है ना, वो 5F सीरीज यहां पे रहता है। देखो भाई, यहां पे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं ताकि आप आराम से समझ पाएं, ठीक है। यहां पे क्या था 5F सीरीज जो है ना, इस 6D वाले के फर्स्ट वाला बॉक्स और दूसरा वाला बॉक्स इसके बीच में रहता है। कहां रहता है, इसके बीच में रहता है। कौन,
5F सीरीज। तो 5F सीरीज के अंदर जो ये 14 एलिमेंट्स आते हैं, ये 14 एलिमेंट्स 6D सीरीज के पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में आते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आपको अगर याद नहीं हो रहा है, इस चैप्टर के खत्म होने से पहले सब कुछ आपके दिमाग में टिका मिलेगा। आपको बहुत बार ये पढ़ाने वाला हूं मैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। चलिए मैं यहां पर एक ऑर्डर लिखवाता हूं, वो आपको भी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। देखिएगा, ये लिखवाने का फायदा ये है कि आप पीरियोडिक टेबल देखोगे और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को झटके से बताओगे, चुटकियों में देखोगे। या ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर, ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर एलिमेंट दे दिया गया और उसका एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको समझ में आएगा विदाउट एटॉमिक नंबर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डायरेक्टली प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हो, खाली ये पीरियोडिक टेबल समझ करके। तो लिखिएगा यहां पर, क्या लिखेंगे, पहले लिखिए आप फर्स्ट एस, क्या लिखेंगे, फर्स्ट एस, क्या लिखा, 1s। दूसरा इसके नीचे लिखिए 2s, इसके नीचे लिखिए 3s, फिर लिखेंगे 4s, अगला होगा 5s और 6s। फिलहाल आपको इतनी तक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां तक हमने लिख दिया, कोई समस्या की बात नहीं है। ओके भाई जी, अब देखना 1s के बाद यहां पे 1p तो होता नहीं, ठीक है, क्योंकि n = 1 के अंदर सिर्फ s आता है, इस वजह से इसके सामने कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2s के सामने क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2p लिखेंगे। 3s के सामने क्या लिखेंगे, 3p लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या लिखा हमने, 3p लिखा। ओके, 4s के सामने क्या लिखो, पहले लिखो आप 4p, क्या लिखोगे आप, 4p। अब ध्यान देना, 4 से शुरुआत होती है, 4s के बाद जब आप 4p लिख रहे हो ना, तो उसके बीच में किसी को डालना है भैया जी। कौन है वो, उसका देखना क्या हिसाब किताब करना है। 4s और 4p के बीच में आपको लिखना है 3d। क्या लिखना है, 3d लिखना है। क्यों लिखा ये भी याद कराऊंगा, बस अभी याद करो कि 4s और 4p के बीच में पहली बार कोई प्रस्तुत हुआ तो उसका नाम था 3d। अच्छा जी, इसको देख के लग रहा है कि 5s के बाद हमें क्या लिख देना चाहिए, 4d लिख देना चाहिए। कोई समस्या की बात है क्या, बोलो, कोई समस्या की बात है क्या, होना भी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, 5s 4d। अब इसके बाद आप क्या लिखना चाहेंगे, 5p। दोबारा याद कराता हूं, जब आप 5s लिखें और 5p लिखें तो उसके बीच में क्या लिखें, 4d लिखें। ध्यान दीजिएगा, जो s और p वाला है ना, उससे हमेशा एक कम d आएगा। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, 4, अगर ये 4 है तो ये क्या होगा, 3। अच्छा जी, अब 6s वाले को ध्यान से सुनना, 6s और 6p, क्या बोला मैंने, 6s और 6p के बीच में कौन लिखा जाएगा, बताओ भैया, कौन लिखा जाएगा। आपके हिसाब से सिर्फ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, सॉरी एक बैक लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 5d लिखा जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, 5d तो लिखा जाएगा, उसके बावजूद कोई और आने वाला है, उसका नाम है 4f। क्या बोला मैंने, 4f। जब आप 6s लिखें और 6p लिखें तो 6s के बाद लिखें 4f, इसके बाद लिखें 5d और इसके बाद लिखें 6p। सर ये सब आ कहां से रहा है, क्यों रटवा रहे हो, क्या फायदा होगा, आ जाओ भैया जी, आ जाओ, समझा देता हूं। नहीं रटना है कोई बात नहीं। इधर देखो पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो, पहला क्या था, 1s। अच्छा 1s लिख दिया, यहां से वहां तक देखो पूरा 1s हो जाएगा। अगला ये क्या है, ये 2s, ये 1s था भैया, ये था 1s, ये क्या है 2s। अब 2s के बाद हमें क्या लिखना चाहिए, 2p। 2s के बाद क्या लिखना चाहिए, 2p। क्या बीच में कोई d आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, डायरेक्टली यहां से सामने केवल 2p दिख रहा है, इस वजह से हमने 2s के बाद 2p लिख दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 3s देखो, ये रहा हमारा 3s और 3s के बाद डायरेक्टली यहां पे कौन मिल रहा है, वो है 3p। क्या बीच में d मिला, मिलने का सवाल ही नहीं बनता और मिल भी नहीं रहा है, यहां पे हमने लिखा भी नहीं है। अब आते हैं 4s पे, तो ये रहा हमारा 4s। इसके बाद हमें क्या लिखना चाहिए, ये क्या है, ये है 3d। तो देखा 4s, इसके बाद 3d और इसके बाद यहां पे क्या लिखोगे, 4p। क्या लिखोगे, 4p लिखोगे। अच्छा जी, यहां पे हमने लिख दिया 4p लिखा, 4s 3d 4p, 4s 3d 4p। इसके बाद देखिएगा यहां पर आप लिखोगे 5s। क्या लिखोगे, 5s। यहां पे लिखोगे आप 4d। अच्छा यहां पे लिखा है क्या, हाँ 4d लिखा है। इसके बाद आप क्या बोलोगे, यहां पे क्या आएगा, 5p लिख दिया। ओके जी, 5p हो गया। अब आइए 6s पे, शायद आपको समस्या हो रही होगी लेकिन अब नहीं होगी। 6s
और यहां क्या होगा, ये 6p, 6s और 6p के बीच में कौन आएगा? पहली बात तो आप ये लिख ही सकते हो कि 5d आएगा। कौन आएगा भैया? 5d आएगा। 5d तो हमने लिख रखा है। सर ये 4f कहां से आया? अरे मेरे भैया अभी थोड़ी देर पहले याद कराया था कि जो ये हमारा 4f सीरीज है वो कहां आता है? इसके बीच में आता है। कहां आता है? इसके बीच में आता है। तो क्या मैं लिख दूं? जवाब है हाँ, इसलिए हमने लिख दिया। अब अगर आप 7s लिखना चाहें तो क्या आप खुद लिख पाएंगे? जवाब है हाँ, आप खुद लिखेंगे। यहां पे क्या होगा? 7s, यहां पे क्या लिखेंगे? 6d, और इसके बीच में कौन? 5f। इसके बाद आप स्वयं जानकार हैं, खुद लिख ले जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यह है हमारा प्यारा पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर ना हमें पहले याद होना जरूरी है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पूरे एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो क्या आपको पूरे एलिमेंट्स याद है? अगर आपको पूरे एलिमेंट्स याद नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? एस ब्लॉक याद रखते हैं, पी ब्लॉक याद रखते हैं, फिर सोचते हैं भैया हमें पीरियोडिक टेबल याद नहीं। हमें पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर के लिए आपको कम से कम आपको याद होना चाहिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है जब आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाया जाता है। वहीं पे समझना उसका अलग ही आनंद आता है। लेकिन जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं। मतलब डी एंड एफ ब्लॉक जो चैप्टर है उसके अंदर हम अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं। किसके बारे में? इसके बारे में। लेकिन बाकी आपको याद होना चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूँ। शुरुआत करते हैं पहले वाले के लिए। देखिएगा, जो ये ग्रुप नंबर 1 है, इस ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद कैसे करेंगे? वही पुराना, हलीना की रब से फरियाद। क्या? हलीना, यहां पे क्या हो गया? हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। अगला क्या है भैया? ये तो आपको याद होता होगा, समझ में आता होगा कि भैया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सिर्फ बेटा बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप बेटी भी बोल सकते हो। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वैसे स्कूटी मांगे की कोई बात नहीं, याद रखिएगा आप इस चीज को। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। शायद आपको एस ब्लॉक याद हो चुका होगा। यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको नोट कर लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ आपके दिमाग में चढ़ जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने इस पी ब्लॉक पे। जो ये हमारा पी ब्लॉक है उसको कैसे याद करेंगे? सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है? बैगन। बी से क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या है ये? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो जो ये हमारा बोरोन फैमिली है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली लीड कौन करता है इस फैमिली को? उसी के नाम पे उस फैमिली का नाम रखा जाता है। इस फैमिली को लीड करता है बोरोन, इस वजह से नाम है इसका बोरोन फैमिली। तो याद कैसे करोगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ये क्या है भैया? बोरोन है। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। याद हो गया क्या? क्या है ये? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ओके भैया, अगले पर आते हैं। अगले वाले का लीडर कौन? कार्बन। इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली। ओके भैया, याद कैसे करोगे? याद करो, कहीं सीता जी, कहीं तो क्या आया? कहीं सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, प्रभु श्री राम से बातचीत चल रही है, किसकी? सीता जी। तो क्या कर रही हैं? कहें सीता जी सुनो प्रभु। हे प्रभु सुनो जो मैं बात कह रही हूं। ठीक है, कहें सीता जी सुनो प्रभु। याद रहता है लंबे टाइम तक, इसी से याद रखना, कहें सीता जी सुनो प्रभु। ओके, अगला भैया थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ये जो कोरोना काल आया है उस चक्कर में कौन कौन बीमार हो गए? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब क्या हो गए? बीमार हो गए। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। अगला क्या है भैया? अगला है आसान। यही एक बार केमिस्ट्री का टीचर ये बोलता है कि उससे छाप लो, उससे नकल मार लो, अदरवाइज कहीं नहीं बोलेगा। क्या लिखा गया है? उससे टीपू। उससे टीपो। टीपू मतलब, टीपना मतलब क्या होता है? नकल मारना होता है। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है? उससे टीपू मतलब उसका देख करके तुम लिख लो। तो ये लिखा गया है उससे टीपू। OSCETEPO। क्या है ये? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक
एंटीमनी एंड अगला क्या हो जाएगा, बिस्मथ। कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद आपको यहां तक याद हुआ होगा। अगला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इसको याद करने का क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन आई बाहर, आंटी आई बाहर। क्या लिखा है, फिर कल बाहर आई आंटी। अगला वाला तो बड़ा मजेदार है, ये है भैया हीना, नीना और करीना। क्या बोला मैंने, क्या क्या क्या, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तुम समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि उनके रंगीन आ रहे हैं जेरोक्स भी, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। तो शायद आपको एस और पी ब्लॉक याद हुआ होगा, आप पहले से भी शायद याद कर चुके होंगे, लेकिन डी ब्लॉक ना भूल जाते हैं बच्चे। डी ब्लॉक बहुत ज़्यादा टाइम तक बच्चों के दिमाग में टिकता नहीं है, लेकिन आज के बाद से वो कुछ नहीं भूलेंगे। आज के बाद से सब चीज़ उनको याद रहेगी। देखिएगा, शुरुआत हो रही है यहाँ से। इसको बोलते हैं क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये क्या भैया, कॉपर। इसके बाद जिंक। कोई समस्या की बात नहीं। तो भैया देखो, ये है हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में यहाँ पे पहला जो एलिमेंट है वो है स्कैंडियम, दूसरा टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इसको पहले याद करिए। इसको याद करने का तरीका ये है कि साइंस की एक टीचर हैं, वो क्लास में पढ़ा रही हैं, ठीक है, और उनको बच्चों ने अभी फीस नहीं दिया है, कॉपी वगैरह वो जमा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक बच्चा है, थोड़ा सा नालायक प्रवृत्ति का है, तो वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है उनकी क्लास में, और उसके दिमाग में नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे हैं। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे है साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। क्या लिखा गया, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। और जैसे ही वो टीचर ना उस बच्चे को जगाती है जिसके दिमाग में नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे थे, उसको जगाती है, भाई तू भी फीस कॉपी दे दे। वो कहता है नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। क्या बोला, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन ठीक ठाक है, याद हो जाता है आराम से, ठीक है। तो देखो ये क्या है, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। उसके पहले क्या लिखा है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी। ये है नेहा, ये कक्कड़, ये जिंदाबाद। तो आपको अब कभी नहीं भूलेगा कि साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी एंड नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, ठीक है। बस टोनी कक्कड़ जिंदाबाद मत करना। ओके, नीचे देखते हैं अब इस पूरे को हमें याद करना है जी। बड़ा कठिन काम है, नहीं भैया इतना आसान है, तुरंत याद हो जाएगा। देखना, शकीला, पहले तो 2-3 टर्म मैं बताऊंगा। शकीला, शकीला किसी का नाम है। क्या नाम है, शकीला किसी का नाम है। वो कहाँ रहती है, वो एसी में रहती है। शकीला जो है एसी में रहती है। तो देखिएगा, शकीला एसी में रहती है। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टीनियम। क्या बोल दिया भाई, ये क्या है भैया, आपको याद हुआ क्या, शकीला, इतना हो गया क्या, शकीला। और ये क्या है, एक्टीनियम, एसी। तो हो गया शकीला एसी में रहती है। अब सुनिएगा अगली लाइन, बड़ी जबरदस्त। ये है टी-आई, मतलब टीना। ये कौन थी, शकीला, और ये कौन थी, टीना। टीना का झगड़ा किससे हो गया, दबंग से, सलमान भाई से। मतलब सलमान भाई से क्या हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है। टीना का सलमान भाई से जब झगड़ा हुआ तो भैया सलमान भाई तो सलमान भाई, इनका चलता है इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी। अगर इनका चलता है तो टीना क्या हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, जोर जोर से हाँफने लग जाएगी। तो याद कैसे करेंगे कि टीना जोर जोर से हाँफ रही है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है। शायद याद हो चुका होगा कि टीना जोर जोर से हाँफ रही है, शकीला मजे मार रही है, किधर, एसी में शकीला मजे मार रही है, जबकि टीना जोर जोर से हाँफ रही है। अब ये तो भैया सलमान भाई है ना, जो सलमान भाई हैं वो क्या है, नवाब हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, वो नवाब था दबंग। दोबारा सुनिएगा, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग। याद हुआ, वो नवाब था दबंग। उसके पहले क्या था, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है। और हमारे जो ये दबंग भैया है ना, वो तो नवाब आदमी है, वो तो मजे में रह रहे हैं। तो उनका क्या है यहाँ पे, वो नवाब था दबंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तक हमें यहां तक याद हो चुका है। देखिए यहां तक अब हमें याद हो चुका है। क्या था, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है, और जो हमारा दबंग है वो क्या, नवाब है। तो यहां से लिखा जाएगा, वो नवाब था दबंग, वो नवाब था दबंग। यहां तक हमें याद हुआ। अब अगला हमें याद करने के लिए हस्बैंड बनाना है, और क्या बनाना है, वाइफ बनाना है। ये रहा हमारा हस्बैंड, वाइफ, वाइफ, ठीक है। ये मान लीजिए वाइफ है, ये वाइफ और ये हस्बैंड है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कह दिया क्या, मोटी,
अब हो सकता है वो हेल्दी रही हो, उसको उसने क्या बोल दिया, मोटी बोल दिया। मोटी बोलने की वजह से उसकी वाइफ क्या करने लग गई, रोने लग गई, क्राइंग। क्या करने लगी भाई, रोने लगी, इसके आंसू टपकने लगे। अरे भाई हस्बैंड को समझना चाहिए, सच नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, केवल वो बोल दें जो ठीक ठाक लगे। चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं क्या लिखा है, क्राइंग, यहाँ पे लिखा जाएगा क्राइंग मोटी वाइफ। क्या बोला जा रहा है, क्राइंग मोटी वाइफ। मोटी वाइफ क्या कर रही है, रो रही है, यहाँ पे क्राइंग मोटी वाइफ, ठीक है, याद रहेगा आपको। ओके भैया जी, ये क्या है, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, जो ये वाला है इसमें पढ़िएगा क्या लिखा है, मैग्नीज, इसके बाद लिखा है टीसी, टेंटलम हो जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आरई। नेक्स्ट वाला बड़ा ही आसान है, यहाँ पे आपके रेखा की बात की जाएगी, देखिएगा यहाँ पे आरई से होगा रेखा, ठीक है। तो मन तक रेखा उतर चुकी है, क्या, मन तक रेखा, मन तक रेखा, ठीक है। तो आप अपनी वाली रेखा समझ सकते हैं, या यहाँ पे आप अमिताभ बच्चन के लिए बोल सकते हैं कि भाई अमिताभ बच्चन क्या बोल रहे हैं कि भैया रेखा जी जो हमारे मन तक उतर चुकी हैं, तो मन तक रेखा उतर चुकी हैं, तो याद रहेगा शायद आपको। ओके, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो याद रहती हैं आपको। यहाँ से अगला देखिएगा भैया, यहाँ पे लिखा है आयरन, इसके बाद लिखा है RU, इसके बाद लिखा है OS। FERUOS को याद करने का तरीका है फिर रोया ओसामा। क्या, फिर रोया ओसामा, दोबारा सुनेंगे, ये है फिर रोया ओसामा। फिर रोया ओसामा, क्यों रोया भाई, कि कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान में। देखो हुआ क्या, ईरान के ऊपर अमेरिका ने बमबारी कर दी, और ओसामा उधर ही रह रहा था पहले, बाद में वो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था, ठीक है। तो ओसामा जब रहने गया था ईरान पे, तो उधर क्या हुआ, बमबारी हुई। अब बमबारी हुई तो डर गया भाई, तो वो क्या कह रहा है, वो रोने लग गया। क्या बोला कि फिर रोया ओसामा कि कौन रहेगा, कौन कौन रहेगा ईरान में। दोबारा सुनेंगे, याद करेंगे भैया हमारे साथ, क्या है भैया ये, फिर रोया ओसामा कि कौन रहेगा ईरान में, कौन रहेगा ईरान में। चलो भैया जी अगले पर आते हैं। अगला भैया ये हमारे प्यारे दुलारे और अपनी मम्मी के ज़्यादा ही कुछ दुलारे बैक बेंचर्स के लिए है। किसके लिए, बैक बेंचर्स, ठीक है। बैक बेंचर्स के लिए अगली चीज़ है, ये तीनों लाइनें बैक बेंचर्स के लिए लिखी गई हैं। अक्सर बैक बेंचर्स को टीचर क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। क्या बोलते हैं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। बैक बेंचर्स को अक्सर यही बोलते हैं टीचर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो वो पीछे बैठ के क्या सोच रहा है, क्यों आगे आऊं, मैं आगे क्यों आऊं, मैं बैक बेंचर ही ठीक हूं, मेरे को फ्रंट बेंचर नहीं बनना, हम क्या ठीक हैं, बैक बेंचर ही ठीक है। तो क्या लिखा है, क्यों आगे आऊं, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। तो वो सोच रहा है क्यों आगे आऊं, मेरी जिंदगी यहीं पे कैडबरी हो रखी है। दोबारा सुनेंगे, क्या बोला उसने कि हमारी जिंदगी तो यहीं पे कैडबरी हो गई है, पीछे ही, मैं आगे क्यों आऊं। तो दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, इसके बाद क्या है, जिंदगी कैडबरी हो गई है, जिंदगी कैडबरी हो गई है। शायद अब आपको डी ब्लॉक कभी नहीं भूलेगा। जल्दी से आप एक रिवीजन चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे कैसे बोलेंगे, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, इसके बाद क्या था, नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। इसमें क्या है, शकीला एसी में रहती है, टीना जोर जोर से हाँफ रही है, वो नवाब था दबंग, क्राइंग मोटी वाइफ, और यहीं तक हमें ज़रूरत है, देख लो यहीं तक हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, यहीं तक ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ये नीचे वाला याद नहीं करा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत भी हमें नहीं है। ओके, अगला क्या है, मन तक रेखा उतर चुकी है, फिर रोया ओसामा कि कौन रहेगा ईरान में। अगला है नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। अब इसके बाद क्या है, क्यों आगे आऊँ, मेरी ज़िंदगी कैडबरी हो गई। तो इस तरीके से हमें क्या याद हो गया, ये पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो चुका है। जो एफ ब्लॉक है उसको मैं अभी से बता दूं, एफ ब्लॉक अभी आप याद करने की कोशिश ना करें, कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ आपको याद करा दूंगा, क्योंकि आपको कंप्लीट इनऑर्गेनिक का कोर्स मिलने वाला है यूट्यूब पे ही। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर चीज़ पढ़ाई जाएगी। आपका इनऑर्गेनिक का दुख हरने के लिए हमने ये कोर्स शुरू किया है। चलिए जी शुरू करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ये ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, इस फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स।
तो ग्रुप 1 का नाम क्या है? एल्कली मेटल्स। इसका नाम क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 का नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इनको हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। जी भाई, ये देखो, इसके बाद जो ये डी ब्लॉक है ना, डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। क्यों बोलते हैं उसकी चिंता आप मत करो, आगे सब पढ़ाया जाएगा, अभी बस सुनो। इस पूरे को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो आपने एक चीज नोटिस की, हर बार मैं सिर्फ मेटल्स बोल रहा हूं। ये क्या है? एल्कली मेटल्स, उसके बगल में एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स, कोई चिंता की बात नहीं। इसके बाद ये आता है जिसको बोलेंगे बोरॉन फैमिली, ये वाला होगा कार्बन फैमिली पूरी की पूरी, और ये क्या होगा भैया? नाइट्रोजन फैमिली। और इस नाइट्रोजन फैमिली को एक प्यारा सा खूबसूरत सा नाम दिया गया है, निक्टोजन्स। क्या नाम दिया गया है? निक्टोजन्स। स्पेलिंग देखिएगा, PNICTOGENS। तो क्या हुआ? निक्टोजन्स किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन की फैमिली को बोलते हैं। अच्छा जी, याद कैसे रखेंगे सर? याद तो हमें रहता नहीं, हम अक्सर भूल जाते हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं। नाइट्रोजन की फैमिली में देखो, पहले दो लोग कौन कौन से? नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो पहले लिख दो फास्फोरस और इसके बाद लिख दो नाइट्रोजन। हिंट मिल गया किसका? निक्टोजन का। अरे यार, PN से ही तो शुरुआत हो रही है, तो हिंट से आपको याद रहेगा कि भैया इसको हम क्या बोलते हैं? निक्टोजन बोलते हैं। ओके भाई, अगला है ऑक्सीजन फैमिली, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। स्पेलिंग देखो, CHALCOGENS। कैल्कोजेंस बोलते हैं किसको? इनको बोलते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली को। वैसे मेरे रिसर्च का पॉइंट था सल्फर और सेलेनियम IIT के अंदर, ठीक है। हमारा रिसर्च जो है इन्हीं दोनों के पॉइंट पे था, मतलब इसी दोनों एलिमेंट पर बेस्ड था। चलिए अगले पर आते हैं। अगला क्या है? फिर कल बाहर आई आंटी। मतलब क्या है ये भैया? ये है हेलोजन, बहुत फेमस है, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन्स बोलते हैं। और ये जो लास्ट में किनारे दिख रहा है, हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन, ये क्या है? इनर्ट हैं, ठीक है। अब ज़्यादा रंगीन हो गया तो ये क्या हो गई? अब इनर्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया है? इसको हम याद रखेंगे, ये क्या है? इनर्ट हैं। क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन। शायद आपको याद रहेगा। ओके, अब आपको ना मुझे याद कराना है एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। मैं नहीं चाहता कुछ ऐसी चीज़ छोड़ दूं कि इसके बाद आप पीरियोडिक टेबल में फंस जाएं। लंबी वीडियो हो उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हर एक चीज़ तुम्हारे न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करेंगे, इसकी गारंटी मैं दे देता हूं। चलो भैया देखते हैं। आपको याद कराना है तो यहाँ से देखो, ये इसका क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर 1। सर मुझे आता है। अच्छा जी। हीलियम का क्या होगा? 2। लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई समस्या की बात नहीं है। मुझे जो याद कराना है वो सिर्फ ये है कि देखो 1 और 1 के बाद क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए? तो आपने देखा भैया 8। अच्छा जी, ये 8 मैं क्यों जोड़ रहा हूं? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमने इसमें 8 क्यों जोड़ा? तो आप बताओगे कि आप जो है इसके बाद S और P ऑर्बिटल देखते हो। दोबारा सुनिएगा, जब हीलियम खत्म हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या शुरू हो जा रहा है? फिर से S ब्लॉक, तो इसलिए हमने लिखा S। इसके बाद क्या आ रहा है? P, इस वजह से मैंने लिखा P। तो देखो भैया, S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8। मिलाओ कितने हो गए? सॉरी, P के अंदर कितने होते हैं भैया? 6। तो 2 और 6 मिला दो भैया, हो जाएंगे 8। इस वजह से इनके बीच का गैप कितना आएगा? इनके बीच का गैप यहाँ पे 8 आएगा। कोई पूछे क्यों आया, जवाब दे जाओगे क्या भैया? हाँ यार दे दोगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। अगले पर आओ। ये 10 खत्म हुआ, यहाँ पे आओ, ये क्या हो जाएगा? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितना जोड़ा? 8 जोड़ा। क्यों जोड़ा 8? सेम लॉजिक फेंक के मारो यहाँ पे कि भैया यहाँ पे S और P ब्लॉक हमें देखना पड़ा। उसके बाद किसके? नियॉन के। नियॉन के बाद पहले S ब्लॉक यहाँ मिलता है, फिर P यहाँ पे मिलता है। इस वजह से मैं S + P करूंगा, मतलब 2 + 6 करूंगा, मतलब कि मैं 8 जोड़ दूंगा। अच्छा जी, क्या बात कर रहे हो? तो यहाँ पे हो गया 2, 10, 18। याद हो गया? 2, 10, 18 में कोई समस्या नहीं। क्या जोड़ना है? 8 और 8 जोड़ना है। अब आइए अगले पर। 18 से अगले पर हम 36 पर पहुंचने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं हम 36 पे? 18 का गैप आ रहा है। क्यों आ रहा है 18 का गैप? तो सुन लीजिए भैया, देखो जब आप आर्गन के बाद यहाँ पे आते हो, देखो आर्गन के बाद यहाँ होगे, ठीक है, उसका कितना था? 18 था। तो यहाँ पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 19। कैल्शियम का कितना हो जाएगा? 20। और इसका स्कैंडियम का कितना होगा? 21। अच्छा, 21 से जब जिंक की तरफ आओगे, 10 जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। जिंक का हो गया 30, ठीक। और 30 के बाद ये देखो 6 जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा? 36।
इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आर्गन से क्रिप्टन की तरफ आ रहे थे तो आपने क्या किया, एस, पी और डी तीनों जोड़ा हुआ है। अरे मेरे भैया, ये एस है, ये डी है और ये पी है, तो एस के अंदर कितना, 2, पी के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, बोलो ना यार 6, और इसके अंदर कितना हो जाएगा 10। जोड़ के देखो, अरे बचपन से सिखा रहे हैं मम्मी पापा, 2 + 6 + 10 कितना हो जाता है, 18। इस वजह से हमने क्या किया, 18 में 18 जोड़ दिया, हो गया 36। रिलैक्स, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे 18 जोड़ा था, अगले वाले में फिर 18 जोड़ने वाले हैं, किसके लिए, जेनॉन के लिए। कितना होता है 54। क्यों आया, दोबारा सुनेंगे, सेम चीज सेम कहानी कि यहां पर देखो भैया, आरबी का कितना आएगा, चलो बताओ, आरबी का, रुबिडियम का कितना आएगा, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा, उससे जस्ट पहले वाले इनर्ट गैस आपको याद होने जरूरी हैं। क्रिप्टन का कितना, 36, इस वजह से यहां पे लिखोगे 37। ये कितना, 38 लिख लेते हैं, 38। ये कितना, 39। ऐसे करते आओगे यहां पे, ठीक है भैया। तो इसके बाद आप सीधा सीधा यहां पे आओ, आप जोड़ के देखो, जोड़ के देखो, मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप जोड़ के देखते हैं डायरेक्टली। ये रहा हमारा एस, ये रहा हमारा डी, और इसके बाद रहा पी। फिर से वही एस + पी + डी = कितना, 18। आ गया क्या, अरे बोलो भैया आया क्या। आप सोच रहे होंगे सर लिखने से पहले मिटा दिया, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, इस वजह से मैं उसको हटा रहा हूं। अच्छा जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 54 तक की दिक्कत नहीं है, 54 तक की कोई समस्या नहीं होती। समस्या जो कुछ भी होगी उसके बाद होने वाली है, लेकिन 54 तक में कोई समस्या नहीं होती। चलिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। एक क्वेश्चन मैं अगर पुटअप करूं कि यार हमारे ना किसी एलिमेंट में टोटल 50 इलेक्ट्रॉन है, क्या बोल रहा हूं, न्यूट्रल एटम के अंदर टोटल 50 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहां रहेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस आपके नीट और जेईई मेंस में दिखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे। अगर 50 इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रल में, तो 50 प्रोटॉन होंगे उनके न्यूक्लियस में। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या। अगर 50 प्रोटॉन्स होंगे तो मतलब कि उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया भैया, 50 हो गया। अच्छा जी, अब की बार पता क्या चला कि जो एटॉमिक नंबर है वो 50 आ रहा है। और आप सोचो 50 के आसपास का कौन सा इनर्ट गैस अभी तक आपने पढ़ा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 50 है वो 36 और 54 के बीच में आता है। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई। अब देखना, ध्यान से सुनना, अगर ये 54 है, अगर ये 54 है तो ये कितना है, 54 का जस्ट पहले ये कितना है, 53 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। 53 के जस्ट पहले क्या होगा, ये 52, ये हो जाएगा 51, और इसके बाद देखो 50 कहां पे आया, यहां पे क्या आया, 50। इसको व्हाइट कलर से लिखते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा इसको, ओके। देखिएगा ये 50 हमारा मिलता है, यहां पे मिल रहा है क्या, 50। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 50 मतलब क्या, SN मतलब क्या, टिन, ये कहां है, तो आप बोलोगे ये कार्बन की फैमिली में है। जवाब आ चुका है। कार्बन की फैमिली का ग्रुप नंबर क्या होता है, क्या बता सकते हैं, फैमिली का ग्रुप नंबर क्या है, बोलिए बोलिए। इस कार्बन की फैमिली का ग्रुप नंबर क्या है, इस कार्बन की फैमिली का जो ग्रुप नंबर है वो आता है 14। कैसे आया, गिनना सिखाया था। यहां पे देखिए ये 1, ये 2, इसके बाद कैसे लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसके बाद 13 14 15 16 17 18, ये 18 होता है। उससे जस्ट 4 पहले कर दोगे तो 14th ग्रुप के अंदर आपका SN होता है। अगला सवाल कि पीरियड नंबर बताइए, किस पीरियड में प्रेजेंट है, कैसे पता चलेगा। अरे बुद्धू, आपको क्या याद है, 54 तो याद ही है। 54 को आप कैसे याद रखते हो, ध्यान से सुनना, इस चीज को पहले याद करो। 2 10 18 36 54, जब आप ऐसे याद करोगे 2 10, इसके बाद क्या लिखेंगे 18, फिर 36, फिर 54, तो आपको अपने आप समझ में आ रहा है कि ये n = 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका मतलब n = 5 के अंदर ये होगा, कोई चिंता की बात नहीं। चेक करना चाहते हो चेक कर लो, यहां पे आओ, यहां पे आओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये देखो n = 5, यहां पे n = 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमें समझ में आ गया कि जो ये हमारा SN है उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, कार्बन की फैमिली में है, मतलब 14th ग्रुप में है, और पीरियड नंबर किसमें है भैया, पीरियड नंबर 5 में है। ये भी आपकी समस्या खत्म हो गई। तो हमने अभी तक जो कुछ समझाया है पहले आपको 54 तक रखा। अब अगली चीज ध्यान से सुनना, वो है 54। तो वो अगर 54 है मेरे भाई, तो इसका क्या होगा, ये होगा 55। तेरा क्या होगा भाई CS, इसका क्या होगा 55। अगर ये 55 है तो BA को हम क्या लिखें,
क्या मैं 56 लिख दूं? अरे लिख दूं ना भाई, गिनती तो आती है। ये रहा 56, कोई बात नहीं, चलिए 56 अगर ये है तो LA को कितना लिखा जाए बताइए। LA को कितना लिखा जाए? तो शायद आपका जवाब होगा 57, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये 57 है तो मुझे HF को क्या लिखना चाहिए? 58 लिखना चाहिए। अच्छा जी, 58 लिखना चाहिए? नहीं, 58 नहीं लिखना चाहिए। 58 कहां पे आएगा? F ब्लॉक के अंदर आएगा। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच में 58 से 71 तक आता है। 58 से 71 तक किसके बीच में? इन दोनों के बीच में आता है भाई। क्यों हमने लिखा ये चीज? क्योंकि ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4F सीरीज के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 58 का एटॉमिक नंबर यहां पे इसके लिए होता है, सीरियम के लिए, और यहां ल्यूटेशियम के लिए कितना होता है? 71 होता है। तो 58 से 71 तो ये रहे, और इस वजह से हमें इसका HF का कितना लिखना होगा? 72 लिखना पड़ेगा भाई। 57 ये, 58, 59 ऐसे करके देखते जाओगे, ये 71, और इस 71 के बाद ये रहा 72। शायद आपको समझ में आ चुका होगा, इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं, शायद याद हो गया होगा। अच्छा जी सर, आपने 4F सीरीज तो बता दिया, अब बताओ 5F सीरीज को कहां लिखूं? इसी के जस्ट नीचे लिख दो भाई। इनके बीच में कौन था? इनके बीच में कौन था? इनके बीच में था 4F सीरीज, तो नीचे इनके बीच में कौन आएगा? 5F सीरीज। अच्छा, इसके बीच में कौन आएगा? 5F सीरीज। बस आप अभी इतना याद रखें कि HF और LA के बीच में कौन आता है? 4F। AC और RF के बीच में कौन आता है? 5F सीरीज। मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक आता है। ओके, यहां पे अगर 72 हुआ तो ये क्या होगा? 73। ये क्या था? 72, 73, 74, ऐसे करके आप गिनते आओगे तो यहां पर Rn का आपको 86 मिलेगा। अब एक बात बताओ, इस 86 और 54 के बीच का गैप कितना है? तो शायद आपने कुछ कैलकुलेशन जिंदगी में सीखा हो तो आपको समझ में आएगा कि इनके बीच में भैया 32 एलिमेंट्स आएंगे। किसके बीच में? जेनॉन एंड रेडॉन के बीच में। कितने? 32 एलिमेंट्स आएंगे। अब 32 कैसे बताओगे? ऑर्बिटल के फॉर्म में बताओ। ऑर्बिटल के फॉर्म में बताओ कि ये 32 हमने क्यों लिखा। देखो, समझना ध्यान से इस बात को। 54 के बाद पहले हमें यहां पे क्या मिलता है? S मिलता है। चलो लिख लिया, S लिख लिया। इसके बाद क्या मिलता है? ये पूरा का पूरा D मिलता है। ठीक है भैया, D लिख लिया। लेकिन D के बीच में यहां पे क्या है? 4F है, तो हमें F भी लिखना पड़ेगा। और इसके बाद में यहां पे कौन मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है P। तो देखो भैया ध्यान समझना, S के अंदर कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर कितना? 10 इलेक्ट्रॉन, F के अंदर कितना? 14 इलेक्ट्रॉन, और P के अंदर टोटल कितना? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने सीखा है कुछ ये जोड़ना तो देख लो, 2 + 10 + 14 + 6 = कितना होता है? 32 ही होता है। इसी वजह से आपको 54 के बाद तुरंत 86 पर जाना है, 32 जोड़ देना है। सिमिलरली आपको 86 से 118 आने में यहां पे कितना जोड़ना पड़ेगा? 32 जोड़ना पड़ेगा। और यहां पे वही सेम एक्सप्लेनेशन देना है कि यहां पे जब आप Rn से यहां पर आते हो तब आपको पहले S ब्लॉक पार करना पड़ेगा, फिर आप कहां पे आओगे? D में, फिर F में, फिर इसके बाद P में, तब जाकर के आप यहां तक पहुंचोगे, इस लोकेशन, इस पोजीशन पर पहुंचोगे। इसका मतलब आपको 32 ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर? 86 के अंदर। तो फिलहाल आप इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर याद करेंगे। क्या है लिखा? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। आप ऐसे याद कर सकते हो। 2 तो हमें याद रहता है। गैप कितना है? 8 का गैप है। 18 का गैप है। 32 का गैप है। शायद आपको याद हो चुका होगा। ओके, अब ना बच्चों को दिक्कत पता है कहां आती है? बच्चों को दिक्कत आती ही है F ब्लॉक की चीज याद करने में। उसको लगता है यार F ब्लॉक की पोजीशन हमें याद ही नहीं हो रही है। तो चलो इस पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो ध्यान से। इसमें मुझे बस एक चीज बता दो कि जो 2 सीरीज होती है F के अंदर, उससे रिलेटेड कोई एलिमेंट दिख रहा है? कहने का मतलब कोई ऐसा एलिमेंट इसमें लिखा है जिसके नाम में F हो? ये वाला मत कंसीडर करना, ये वाला मत कंसीडर करना, ये सिर्फ अकेला है। ऐसा कोई एलिमेंट जिसके नाम के जस्ट बाद F आ रहा हो, ढूंढ के देखो कहां है। तो शायद आपको जवाब मिलेगा यहां पे। देखो HF और RF, क्या लिखा है यहां पे? HF और RF। तो ध्यान से देखिएगा भैया,
HF और RF दोनों एक साथ रहते हैं, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इससे जस्ट पहले कौन रहता है, इससे जस्ट पहले रहता है 4F सीरीज और इसके जस्ट पहले रहता है 5F सीरीज। शायद याद करने में कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी आपको। क्या HF और RF के जस्ट पहले क्या रहता है, 4F और 5F सीरीज रहता है। अच्छा जी, जो ये हमारा 4F सीरीज है उसको बोला जाता है लैंथेनाइड। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड। लैंथेनाइड क्यों बोलते हैं, हमने कभी सोचा है कि लैंथेनाइड हम क्यों बोलते हैं भाई, उसके पीछे का क्या लॉजिक है लैंथेनाइड? क्योंकि देखो भैया, इसकी शुरुआत यहाँ पे La से होती है, लैंथेनम से होती है, इस वजह से ये 4F जो है लैंथेनाइड सीरीज बोला जाता है। तो देखो भैया, 4F के लिए हमने क्या बोला, लैंथेनाइड सीरीज। इस लैंथेनाइड सीरीज के जस्ट पहले क्या आएगा, La आएगा। क्या आएगा, लैंथेनम आएगा। उसके जस्ट नीचे क्या आता है, AC आता है। क्या आता है, AC। क्योंकि इस वाले सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इस वाली सीरीज को हम बोलते हैं एक्टिनाइड। और ये जो एक्टिनाइड सीरीज है यही तो हमारा 5F सीरीज है। तो ये 5F सीरीज जो है इसको एक्टिनाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके जस्ट पहले AC सिंबल लिखा गया है। तो शायद आपको ये याद हुआ हो कि ये जो 4F है वो लैंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड है। इन सब कहानी को समझने के बाद हम इनके एटॉमिक नंबर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं F के लिए। ओके भैया जी, देखो La के लिए मैंने बताया था आपको कितना होगा, 57। कैसे पता चला था, देखो यहाँ पे क्या है 54, कितना है 54। अब ये 54 था तो ये कितना हो जाएगा 55, ये 56, ये 57, वही लिखा है मैंने 57। और इस La के बाद क्या आता है, HF आता है, हाफनियम आता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है हाफनियम। ठीक है भैया, क्या लिखा है, हाफनियम। इस La और HF के बीच में 4F सीरीज था, तो निश्चित रूप से अगर ये 57 है तो अगला मुझे क्या लिखना चाहिए, 58 लिखना चाहिए। अगर मुझे 58 लिखना है तो एक बात बताओ, 58 में मैं कितना जोड़ दूं कि मैं कहां पहुंच जाऊं, 71 पे। अगर 71 पे पहुंचना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा 14, और ये 14 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये 4F सीरीज और F के अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वजह से हमने यहां पे लिख दिया है 58 से 71 तक हमारा 4F सीरीज होगा और इसके बाद HF आएगा। अगर ये 71 पे खत्म हो रहा है तो HF का कितना होगा भैया, 72 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके भैया, La के नीचे क्या आएगा, ये AC आएगा। ठीक है, तो चलिए लिख दिया हमने यहाँ पे AC। AC के लिए कितना लिखेंगे, इसमें आप कितना जोड़ोगे, 32 जोड़ोगे। जब आप इसमें 32 जोड़ोगे तो यहाँ पे मिलेगा 89। ठीक है, तो AC का हो गया कितना, 89। और 89 के बाद देखो 90 किसके अंदर आता है, 90 आता है 5F सीरीज के अंदर। तो आप यहां पे लिख रहे होंगे 90 माइनस कि कहां तक जाएंगे भैया, यहां पे आप जोड़ेंगे 14 तो आपको मिल रहा होगा 103। तो 90 से लेकर के 103 तक 5F सीरीज आता है। और इसके बाद देखो HF के नीचे क्या लिखा जाता है, रदरफोर्डियम RF लिखा जाता है। RF के लिए कितना लिखोगे बताओ, यहां पे कितना था, 103 था। अगर ये 103 था तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली भी समझो। 72 में आप कितना जोड़ दो, 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और इस चीज को शायद अब आप याद कर चुके होंगे। चलिए भैया कोई बात नहीं, अब हमें एक चीज और यहां पे बतानी है कि जो हमारा 4F सीरीज होता है उसको बोला जाता है, सॉरी 4F नहीं, 4F एंड 5F, मतलब कंप्लीट F ब्लॉक को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसकी चर्चा बाद में, बस अभी आप ये समझिए कि इसको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ये सब कुछ समझने के बाद अब आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन करता हूं कि एक हमारे पास एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है। तो आप बताइए कि ऐसा एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में किधर होगा, उसका पीरियड क्या होगा, उसका ग्रुप क्या होगा, ये हमें बता दीजिए। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपकी खोपड़ी में सबसे पहले इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर गूंजने चाहिए। फिर आपको यह देखना होगा कि जो आपको पूछा जा रहा है उसका सबसे नियरेस्ट नंबर यहां पे कहां है। तो आपको दिखा कि ये है क्या, 118, 118, 114 के सबसे पास होगा। अच्छा जी, अगर इसके पास है तो इससे क्या करिए, 4 पहले आ जाइए। अगर ये 118 है तो ये देखिएगा 118 है तो ये कितना हो जाएगा, 117। ये कितना हो जाएगा, 116। ये कितना हो जाएगा, 115। और ये वाला होगा 107।
सॉरी, इसका क्या होगा 114। अच्छा जी, ये जो 114 वाला है वो किस फैमिली में है? कार्बन की फैमिली में है। अगर ये कार्बन की फैमिली में है तो इसके लिए ग्रुप नंबर कितना होगा? 14 होगा। 14 ग्रुप के अंदर ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो एलिमेंट है आपका वो किस पीरियड में प्रेजेंट है? भैया लास्ट पीरियड में है। लास्ट पीरियड क्या होता है? ये होगा लास्ट पीरियड 7th पीरियड। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जो 118 है वो क्या है? 7th पीरियड के अंदर है। तो शायद आपको अब सारी चीज क्लियर हो रही होगी। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछा गया था कि मान लो अभी तो हमारे पास 118 एलिमेंट हैं, कल को हमने कोई नई डिस्कवरी करी और उस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो आ गया 120। अच्छा जी, अगर 120 आ गया तो इस पीरियोडिक टेबल में मैं उसको किधर रखूं? सिंपल सा जवाब, अगर यहाँ पे 118 खत्म हो रहा है, इसके बाद हम कहाँ जाते हैं? एस ब्लॉक की तरफ। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? 119 119 यहाँ बनाइए। ठीक है, 119 हमने यहां बनाया। इसके जस्ट बगल में क्या आएगा? 120 120 आ जाएगा इसके जस्ट बगल में। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 120 जो है किस ग्रुप का होगा, तो आपको जवाब देना होगा सेकंड ग्रुप का होगा, मतलब कि वो एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। वो क्या होगा? वो एक एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 120 होगा। ऐसे कोई भी सवाल पूछे जाएंगे, अब आप इतने सक्षम हो चुके हैं कि आप उसके जवाब दे सकें। चलिए आइए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा ज्ञान लेना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको सब कुछ निकालना है खुद से। चलिए देखिए, ये मैंने अबाउ रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया है। क्या लिखा है वो देखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है कि n = जब 1 है तो वहाँ पे सिर्फ s सब सेल है। जब n 2 है मतलब सेल नंबर 2 में S भी है और P भी है। और n = 3 में S है, P है और D है। n = 4 में S है, P है, D है और F है। और 5 में भी वही होगा, S P D F। 6 में भी होगा S P D F। शायद आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। ओके भैया, अब हमें निकालना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से, सबसे बेसिक। इसका एटॉमिक नंबर कितना भैया? इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन कहां होगा? वो होगा 1s के अंदर। कैसे पता चला वो देखो। आपको क्या करना है, इसमें आपको इस तरीके से बनाना है। पहली लाइन आपने इस तरीके से बनाई, सामने 1 लिखा है, यहां पे s लिखा, तो आपने लिखा 1s। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक, तो आपने लिख दिया इसको खोपड़ी पे 1s1। अब आपको बोला जा रहा, आप हीलियम का लिख के दिखाओ। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें कैसे लिखना है? पहले 1s तो लिख लेना है। और उसी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं ना, इस वजह से यहां पे लिखा जाएगा 1s2। ओके, लिथियम के लिए क्या होगा? 3। तो चलिए भैया पहले 2 तो रख दें 1s2 करके। अब अगला कहां जाएगा वो देखेंगे। ये हो गया। अब अगली लाइन आप यहां पे खींचिए इस तरीके से। ठीक, तो ये रहा 2, ये रहा सामने s, तो 2s लिख दो पहले। क्या लिखो? 2s। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, तो यहां पे लिखिए 1। अच्छा जी, यहां पे बेरिलियम के लिए आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। अगर आप बेरिलियम के लिए 4 लिख रहे हैं तो कम से कम वो चीज़ तो लिख लो जो 3 तक था। तो ये हो गया 2s। अब देखो 2 हमने लिख दिया 1s2 में, तो ये अगला क्या लिखा जाएगा? 2s2 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2। और अगर हम बात करें किसका? बोरॉन की फैमिली का, तो ये जो बोरॉन है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। और 5 को रखने का तरीका क्या होगा? 2 यहाँ 2 यहाँ, और अगली लाइन आप इस तरीके से खींचते हैं, एक बार यहाँ पे या और एक बार यहाँ पे कट करेगा। लेकिन जहाँ पहले कट करेगा वही लिखेंगे। तो ये 2 और ये P, तो ये क्या हो जाएगा? 2p। तो पहले लिखिएगा 1s2 2s2, मतलब कि आपने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिए। कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए भैया? यहाँ पे हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए और इसके बाद हम लिख रहे होंगे 2p1। कोई समस्या है क्या? नहीं। जो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे हैं उससे मैं आपको एक पॉइंट सिखाना चाहूंगा कि कोई एलिमेंट जो है किस ब्लॉक का है ये हम कैसे पता करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए लिथियम, और क्या ले लीजिए? बोरोन। ठीक है, लिथियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा? वैलेंस सेल में जाएगा। तो उस वैलेंस सेल को पहले आप पहचानिए।
कहाँ पे आपको दिख रहा है? ये वैलेंस सेल n इज इक्वल टू 2 हमें मिल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ब्लॉक कहाँ से पता करेंगे? आपका इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इस वजह से बोला जाएगा कि ये जो है s ब्लॉक का है। कहाँ का है? ये s ब्लॉक का है। और जो हमारा ये बोरॉन है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना कहाँ जा रहा है? p के अंदर जा रहा है, इस वजह से बोला जाएगा कि बोरॉन जो है p ब्लॉक का एलिमेंट है। कोई समस्या है क्या? समस्या होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको समझ में आया हो कि आप ये किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। लेकिन ये चीज़ आप इस हीलियम पे मत लगा देना भाई, हीलियम पे मत लगा देना। आगे आप चल के पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा हीलियम है, आपको मैंने याद भी करा दिया कि जो हमारा हीलियम है वो तो भैया कहाँ रहता है? p ब्लॉक में रहता है। ये कैसा होता है? ये इनर्ट गैस होता है, p ब्लॉक में होता है, इनर्ट गैस होता है। जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। इसके बावजूद वो वहां पर रहता है। तो ये चीज आपको अभी याद करनी है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कुछ s ब्लॉक और p ब्लॉक के एलिमेंट खूबसूरत लिखे गए हैं। अब उनको क्यों लिखा गया है उसको देखिएगा। यहां पर हमें एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना है। देखिएगा, इस पूरे के लिए मतलब ग्रुप नंबर 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस सेल का क्या होगा उसको हम लिखेंगे। उसके लिए लिखेंगे हम NS1। क्या लिखेंगे? NS1 लिखेंगे। ये भैया S ब्लॉक का पहला ग्रुप है, इस वजह से मैंने लिखा S1। और ये वाला S ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2 है, इस वजह से यहां पर लिखा जाएगा NS2। कोई समस्या है क्या? किसी को होनी भी नहीं चाहिए भैया जी, क्योंकि इसका क्या आ रहा है? NS2 और ये क्या है? NS1। कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर हाइड्रोजन के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? 1s1। इसके लिए क्या लिखेंगे भैया? 2s1। यहाँ पे क्या होगा? 3s1। अगला क्या होगा? 4s1। अगला क्या होगा? 5s1। और इसके आगे होगा 6s1 और यहाँ पे होगा 7s1। क्या मैं पेपर में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा? मेरा जवाब है नहीं। उसको लिखने का क्या तरीका होगा वो मैं बताता हूं, देखिएगा ध्यान से, वो आपको समझना है, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैंने बताया वो सिर्फ मैं बता रहा हूं वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। शायद आपको इतनी बात समझ में आ रही हो, या आप इसको इस तरीके से बोलो कि आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां जा रहा है, बस मैं वो बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये हुआ NS1, ये हो गया NS2। अब हम P ब्लॉक की बात करें ना तो P ब्लॉक के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा, ये लिखा जाएगा P1, ये होगा P2, यहाँ पे होगा P3, ये होगा P4, ये होगा P5 और ये वाला हो जाएगा यहाँ से नीचे P6, क्योंकि इसका क्या होता है? इसका तो 1s2 फिक्स होता है। समझ में आ गया? इन सब में आपको P6 दिखेगा, इन सब में P5, इन सब में P4, इनमें P3, इनमें P2, इनमें P1। कहाँ पे? वैलेंस सेल के अंदर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को बताने का ये तरीका होगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब लौटते हैं सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखा जाता है। देखो भाई, हाइड्रोजन के लिए हमने लिखा था 1s1, हीलियम के लिए क्या लिखा था? 1s2। तो हीलियम का जो ये 1s2 है ना, इसको देखो कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। देखो ये क्या लिखा मैंने? ये लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 1s2। तो ध्यान रहेगा आपको, क्या मैंने बोला हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम हो जाता है 1s2। अगला हमें लिखना है क्या? लिथियम। क्या लिखना है? लिथियम। तो लिथियम के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो देखो 2 तो हमने पहले लिख लेना चाहिए। तो क्या लिखूंगा? 1s2 और इसके बाद क्या लिखना चाहिए? बोलो, 2s1 लिखना चाहिए ना। क्या मैं 1s2 की जगह पे यह चीज लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। हाँ भैया जरूर लिख सकता हूं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम का मतलब ही होता है 1s2। इस तरीके से लिखा जाता है लिथियम को कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हीलियम के फॉर्म में। पहले लिखेंगे हीलियम, फिर लिखेंगे 2s1। उसी तरीके से बेरिलियम का लिखा जाएगा। बेरिलियम के लिए लिखना है, पहले क्या लिख लीजिए? यहाँ पे लिख लीजिए हीलियम, इसके बाद क्या लिखिए? इसके बाद लिखिए 2s2। कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, ये s1 था, ये s2 था, तो हमने s2 लिख दिया। अच्छा जी, क्या मैं बोरॉन के लिए सिमिलरली कुछ लिख सकता हूं क्या? कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ जवाब है। देखो भैया, इसका होगा 5, तो देखो हीलियम के अंदर 2 और ये हो गए 2, 4, एक और भरना है। लेकिन ये क्या था? P1। ये क्या था? P1। कैसा P1? यहाँ पे देख लो, N क्या है? 2 है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा
n इज इक्वल टू 2, इसके बाद आप लिखिए p, इसके बाद लिखिए 1, टोटल जोड़ लो 5 हो गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने बोरॉन भी लिख दिया। अच्छा, कार्बन के लिए लिखना हो तो कैसे लिखोगे? कार्बन के लिए आप क्या करोगे, जहां पे ये 1 था वहां पे 2 कर दोगे। नाइट्रोजन के लिए आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 3 करने वाले हो, कोई समस्या की बात नहीं। आप क्या करना, वहां पे 3 कर देना, थोड़ा सा खूबसूरत लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2p3। ये किसके लिए है, नाइट्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 है। आप देखिए 2 2 4 और ये 3 मिला के हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं। अच्छा जी, इसी तरीके से आप अगर नियॉन का लिखें, किसका लिखें, नियॉन का लिखें, तो नियॉन में आप क्या लिखोगे बताओ, P6 लिखोगे ना। तो यहाँ पे जहाँ पे आपने P3 लिखा था वहाँ पे अब आप लिख दीजिए 2p6। क्या लिख दीजिए, 2p6 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। इसका मतलब हम 10 इलेक्ट्रॉन अगर रखना चाहें तो हमें इस तरीके से भरना पड़ेगा। अच्छा जी, अगले पर आइए, सोडियम पे। जो ये सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें लिखना है तो अब हम नियॉन के फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हीलियम के बाद जितने लोग आए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इवन नियॉन, इन सबको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके फॉर्म में लिखवाया, हीलियम की। लेकिन अब नियॉन के बाद यहां तक इन दोनों के बीच में जितने एलिमेंट्स आएंगे सबको हम नियॉन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो समझना। देखो, सोडियम के लिए अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये 10 लिख देंगे। अब हमें डायरेक्टली 10 लिखना है तो क्यों ना हम ये लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। हम यही लिख दें, 10 हो गया। अच्छा जी, 10 कंप्लीट हो गया अगर, तो एक बचा तो उसको कहां लिखा जाएगा, ये रहेगा 3, और S1 तो ये है ही है, ये कौन सा है, पूरा का पूरा S1 है, तो लिखा जाता है 3s1। गलत है क्या, नहीं, एकदम सही है। मैग्नीशियम के लिए आप जाओगे तो आप लिखोगे 3s2, कोई समस्या की बात नहीं है। एल्युमिनियम के लिए अगर आप जाओगे तो एल्युमिनियम के लिए आपको लिखना पड़ेगा, यहां पे होता है P1, सबके लिए P1 है, लेकिन यहां पे क्या है 3 है, तो हो जाएगा 3p1। तो आप यहां पे एल्युमिनियम के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, इसके बाद लिखेंगे 3s2 और इसके बाद लिखेंगे 3p1। कोई समस्या की बात नहीं। चलिए भैया, हमने लिख दिया। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए लिखोगे तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप आओगे कहाँ तक, आर्गन तक। आर्गन का कितना होता है, 18 होता है। तो 18 को जब आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा वो देख लो। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा P6। क्या लिखना पड़ेगा, 3p6 लिखना पड़ेगा। ये किसका है, ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा जी, कोई समस्या की बात नहीं है। अब देखो, आर्गन के बाद जिसको लिखने जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आर्गन के बाद जिसको लिखने जा रहे हो वो कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम का कितना होगा, ये 19 होता है, ये 20 होता है, ये कितना है भैया, क्या ये 21 है, नहीं नहीं नहीं, ये होता है 31। गैलियम का कितना होता है, 31, यहाँ पे होता है ना 13, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे होता है 13। और जब आप यहाँ पे आपकी बार जंप मारने वाले हो तब आपको जोड़ना पड़ता है 18। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ये 20 और बीच में ये कहाँ गया 10, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इधर भैया कौन होता है, 3D सीरीज होती है, इनके बीच में 3D सीरीज होती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कैल्शियम और गैलियम के बीच में 3D सीरीज होता है। बस मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर करना था। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप लिखो गैलियम का, अब गैलियम का तो 31 होता है। अब उसके लिए कैसे लिखेंगे, पहले लिख दो डायरेक्टली आर्गन, क्योंकि गैलियम के जस्ट पहले कौन सा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है, आर्गन का आता है। आर्गन लिखने का मतलब 18 निपट गया, 31 में से 18 तो निपटा दिया। अच्छा जी, अब एक बात देखो, उस 18 के बाद ये दोनों कहाँ पे हैं, S के अंदर हैं। कौन से S के अंदर है, 4 के, तो आप क्या लिखोगे, 4s2 लिखोगे। आपको आप बाउ लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पीरियोडिक टेबल को देख करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेंक के मारना है भाई। ठीक है, और इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद आप एक बात बताओ, यहां पे मैं क्या लिखूं, क्या मैं यहां पे 4p1 लिख दूं, सॉरी इसको थोड़ा सा बैक लेते हैं, क्या मैं यहाँ पे आपको 4p1 लिख के दिखा दूं। अच्छा जी, अगर 4p1 लिख दिया तो ये हुए 3 और ये हुए 18, 18 और 3 मिला के कितना हुआ, वो तो 21 हुआ, 31 होना चाहिए था, इसका होता है 31। कितना होता है, 31। अब 31 तो नहीं हुआ, बताओ कैसे लिखेंगे। उसके लिए मैंने बताया था एकदम शुरुआत में कि 4s और 4p के बीच में हमें क्या लिखना पड़ता है, 3D लिखना पड़ता है। 4s और 4p के बीच में आपको 3D लिखना पड़ता है, और D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप बताइए कि ये हो गया 4s2, फिर 3D10, इसके बाद लिखा जाएगा p1। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैलियम। कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए जी, समझ में आ रहा है क्या, ओके भाई। सिमिलरली आप इसका लिख लीजिए,
सिमिलरली आप इसका लिख लीजिए, इसके बाद अगर आप इसका लिखेंगे तो यहाँ पे P2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब AS का लिखोगे तो P3 हो जाएगा, इसका लिखोगे P4, इसी तरीके से आप लिखते जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूं KR का लिख के दिखाओ, किसका? KR का। अब बताओ KR का क्या आएगा? KR में जब आप लिखने जाओगे, ये कितना था 18, ये कितना हो जाएगा 36। अब 36 अगर तुम्हें लिखना है तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 4p6। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टन। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ KR। शायद आपको समझ में ये बात आ चुकी होगी। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको RB का लिखना है तो RB को डायरेक्टली लिखिए। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे KR लिखने का मतलब हुआ कि 36 निपट गया और इसका होता है डायरेक्टली 37। तो 37 लिखना है तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? 5s1 लिख दीजिए। यहाँ पे भाई 5 है और ये s1 है सीरीज में, तो ये हो जाएगा 5s1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली आप इसका क्या लिखोगे? आप बताओ। यहाँ पे लिखोगे आप KR, फिर आप लिखोगे यहाँ पे 5s2। शायद आप क्या लिखेंगे? 5s2 लिखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमें लिखना है इंडियम का। अब इंडियम का लिख के बताइए। इंडियम और इनके बीच में कितने का गैप होगा? 10 का गैप होगा। और 10 का गैप क्यों आया? क्योंकि वहां बीच में कौन आता है? 4D सीरीज आता है। किसके बीच में? SR और IN के बीच में। ठीक है, तो चलिए आपको अब सिखाता हूं कि किस तरीके से लिखेंगे IN के लिए। ठीक है, चलिए बाकी सफाई थोड़ा सा कर दे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, इसके बाद बताऊं। दिमाग लगाइए, हमें कहाँ लिखना चाहिए। अगर हमें IN का लिखना है तो पहले ये देखो, इसके जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आता है? KR आता है, तो आप लिखिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ KR। समझ में आया भैया? वहां पे हो गया कितना? यहाँ पे देखिएगा 36, 37, 38, इसके बाद 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 38 + 10 48, ये हो जाएगा 49। समस्या की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अरे भाई ऐसे भी देख लो, ये था 31 में 18 जोड़ लेना। अच्छा जी, अब इसका डायरेक्ट लिखना है। मान लो मुझे एटॉमिक नंबर ही नहीं पता, मान लो नहीं पता, तब भी मैं लिख के दिखा सकता हूं। देखिएगा कैसे। इसके जस्ट पहले क्या था? 5s, तो मैंने लिखा यहाँ पे 5s। अच्छा जी, 5s लिखा और इसके बाद आप IN को कहां देख रहे हो? IN को देख रहे हो P ब्लॉक में, तो आप लिखोगे 5p। 5s लिखा, 5p लिख दिया। अब हमने शुरू में ही पढ़ा दिया था आपको कि जब कहीं भी 5s मिले, 5p मिले, तो उसके बीच में क्या छोड़ दो? 4d छोड़ दो। क्या? 4d छोड़ दो। जब आप इसके बीच में 4d छोड़ोगे तो देखो क्या होगा कमाल। ये हो जाएगा 4s2, ये D10 और ये हो जाएगा P1। P1 क्यों भरा? क्योंकि ये पूरा का पूरा P1 के अंदर आता है, इस वजह से हमने यहाँ पे P1 लिखा हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा KR 5s2, इसके बाद लिखा जाएगा 4d10 और इसके बाद लिखा जाएगा 5p1। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल, मैं हर बार यहीं पे क्यों चिपका हूं? क्योंकि यहीं पे दिक्कत आ सकती है। इसके बाद तो आपको समझ में आ रहा है यार ये P1 है, तो अगला P2, अगला P3, अगला P4, अगला P5, ये हो जाएगा P6। इतनी बात तो मुझे भी समझ आ रही है कि अगर आप ये समझ गए तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है शायद, है ना। अब आते हैं TL पे, थैलियम पे। थैलियम का लिखना है तो चलिए देखते हैं। थैलियम पहले देखो कहां पे आता है। थैलियम आता है P ब्लॉक के अंदर पहले वाले में, मतलब यहां पे P1 जरूर आएगा। अच्छा जी, P1 आएगा। यहां पे N कितना है? 6 है। यहां पे N कितना दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। पहले TL के आगे पता करो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो इनर्ट होगा, तो आपको पता चला XE होगा। अच्छा जी, XE का कितना होता है? चलिए बताइए, आप बताइए XE का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो आपको याद है 54, हमने ऐसे याद कराया था। ठीक है, 54 तो हमने वहीं निपटा दिया। ठीक है, डायरेक्टली हम यहां पे लिखेंगे कि जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उस जेनॉन के बाद यहां पे क्या आता है? 6s आता है। पहले लिख लो, क्या लिखोगे? 6s लिख लो। और मैंने बताया था जैसे 6s लिख रहे हो और आपको जाना कहां? 6p1 तक जाना है, तो आप यहां पे लिख लो 6p1 लिख लो, बिना सोचे पहले लिख लो 6s और 6p1 लिख लो। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपने लिखा कि 6s2 और 6p1। बीच में कौन भरे जाएंगे? बीच में भरे जाएंगे 4f और क्या? 5d। 4f और 5d एकदम शुरुआत में ही मैंने ये चीज बताई हुई है कि जब 6x और 6p हो तो बीच में पहले भरो 4f, इसके बाद भरो 5d। और ऐसा होने पर आप यहां पे 4f के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरते हो? 14 भर दो। d के अंदर कितने भरते हो? 10। जोड़ के देख लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इस TL का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ये सर्वसत्य है। अब अगला अगर आपको निकालना पड़े किसका?
चलिए अब आपको एक रैंडम दे देता हूं, बिस्मत का बताइए। चलिए बिस्मत का बताइए कितना होगा। तो बिस्मत के लिए आपको देखना होगा किस फैमिली में है। फैमिली से पता चला ये P3 है। अगर ये P3 है तो सिंपल सी बात करो कि जहां पे हमने 6P1 किया था वहां पे 6P3 कर दो, दैट्स इट। ये रहा आपका बिस्मत का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखिएगा, यहाँ पे आपको ये लिखा गया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में शुरुआत में कुछ ऐसा लिखा गया था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर लिखा जाता था थर्ड बी, फिर ऐसा कुछ करके लिखा जाता था। मैं उसको भी यहाँ पे मेंशन करा देता हूँ क्योंकि पेपर में कभी कभी वो पूछा गया है, ठीक है। मेंडलीव के अंदर जो मेंशन किया गया था उसको मॉडर्न के अंदर कैसे लिखेंगे वही मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है ना, उसके लिए लिखा जाता है फर्स्ट ए, और ग्रुप नंबर 2 के लिए सेकंड ए। पहले एस ब्लॉक निपटाइए, पहले क्या निपटाइए, एस ब्लॉक। इसके बाद हम डायरेक्टली पी पे कूदेंगे। ये एस हुआ, निपट गया। पी पे आइए, पी पे आप आएंगे तो सेकंड ए तो हमने यहां पे लिख दिया। तो इस बोरॉन फैमिली के लिए हम क्या लिखेंगे, थर्ड ए लिखेंगे। और कार्बन फैमिली के लिए 4 और आगे होगा 5, यहाँ पे होगा 6A, ये होगा 7A, और इस इनर्ट गैस वाली फैमिली के लिए लिखा जाएगा 8A। तो क्या आपको ग्रुप का ये वाला नोटेशन याद हुआ? तो चलिए इसी चीज को एक बार दोबारा बता देता हूं। जो हमारा ग्रुप नंबर 1 है वो है फर्स्ट ए, ग्रुप नंबर 2 क्या है, सेकंड ए, और जो ग्रुप नंबर 13 हुआ करता है इस पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न वाले, वो यहां पे लिखा जा रहा है थर्ड ए, और यहां पर 14 वाले को लिखते हैं फोर्थ ए, और यहाँ पे 5A, 6A, 7A, 8A। तो इस तरीके से S और P वाला हमें याद हो चुका है। D वाले में थोड़ी थोड़ी समस्याएं होती हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। शुरुआत कहाँ से करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, कक्कड़ से शुरुआत करेंगे। कहाँ से, कक्कड़ से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कक्कड़ से हमारी शुरुआत होगी फर्स्ट बी की, फर्स्ट बी, और ये हो गया हमारा क्या, सेकंड बी। तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, कक्कड़ जिंदाबाद से हम शुरुआत कर रहे हैं बी का। तो ये हो गया फर्स्ट बी, ये हो गया सेकंड बी। अगले में आइए, यहां से आइए। अब पहले हमने इधर किया दो के बाद हम इधर आ गए। हमें समझ में नहीं आ रहा ये उल्टा सीधा करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि पहले वाले नोटेशन से हम इसको मैच करा रहे हैं, इस वजह से ऐसा दिख रहा है हमें, ठीक है। ये है फर्स्ट बी, ये है सेकंड बी, ये क्या हो जाएगा थर्ड बी, ये क्या है 4, ये 5, ये 6, ये 7 तक आते ही रुक जाना भाई। इसके बाद डायरेक्टली 8 बोलते हैं सिर्फ, क्या, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, 4B, 5B, 6B, 7B, रुक जाओ। 8 को सिर्फ 8 बोलते हैं, इधर 8B नहीं होता। और 8 के अंदर कितने आते हैं, 1, 2, 3 आता है। फिर रोया ओसामा, कौन रहेगा ईरान में, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं 8th नंबर के अंदर। किसके अंदर, 8th नंबर के अंदर। तो आप याद रखना ये सब के सब 8 के अंदर आते हैं। शायद आपको ये बात याद हुई हो, समझ में आई हो। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा गया है कि आपको LA का, किसका, LA का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। LA का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो बताइए पोजीशन कहाँ है, वो कहाँ रहता है। आपको याद होगा कि वो भैया देखो यहाँ रहता है, LA यहाँ पर रहता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा LA है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है। चलिए बताइए किस ग्रुप में प्रेजेंट है। अगर हम LA के लिए ग्रुप की बात करें तो आप क्या बोलोगे, वो थर्ड बी के अंदर प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है, थर्ड बी के अंदर प्रेजेंट है। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोलें तो क्या बोला जाएगा, ये थर्ड, ये कहां पे प्रेजेंट है, ऐसे लिखा जाएगा, थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। 1, 2, 3, भाई मॉडर्न वाला तो यही है ना, 1, 2, 3। तो ये थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। और उसमें अभी अगर पुराना नोटेशन उठाओगे तो क्या लिखा जाएगा, थर्ड बी लिखा जाएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई कि इसका लोकेशन क्या है, थर्ड ग्रुप है। अच्छा जी एक बात बताइए, ये जो हमारा 4F सीरीज होता है, ये 4F सीरीज कहाँ रहता है, कहाँ रहता है भाई, इसके लिए ग्रुप कहाँ है, इन दोनों के लिए एक ही ग्रुप है। और उस ग्रुप का नाम क्या है, थर्ड ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, जहां से LA आएगा, जहां से AC आएगा, वहीं तो ये लोग होंगे। अरे जिसका नाम की शुरुआत ही इन्हीं से हुई हो, जहां इनकी लोकेशन होगी वहीं से इनकी भी लोकेशन लिखी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि 4F सीरीज कहाँ होता है, इस LA की जगह पर होता है। एक्टिनाइड सीरीज कहाँ होती है, पूरी की पूरी जो सीरीज है इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए इसी एक्टिनाइड वाली जगह पे होता है। मतलब एक्टिनाइड खुद कहाँ है, थर्ड ग्रुप में। इसका मतलब हमारा जो 4F है और 5F है एक्चुअली वो कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है।
आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। चलिए अब हमें क्या लिखना था, यहाँ पे हमें लिखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हमें पता है कि लोकेशन क्या है। इससे जस्ट पहले क्या आता है, पहले दिमाग लगाइए, इससे जस्ट पहले क्या आता है, एस आता है, ठीक है। और इससे जस्ट पहले आइए कहाँ पर, 54 मतलब जेनॉन पे। कहाँ पे, 54 मतलब जेनॉन पे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखने में आसानी होगी मेरे भाई। आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जेनॉन, अब निपट गया जेनॉन तक की कहानी। इसके बाद क्या बचा, सिर्फ ये दो बचे, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 6s लिखोगे। तो क्या लिखोगे, 6s2। अगला लिखोगे आप 6s2। अरे भाई जेनॉन तक तो हमें ऐसे लिख दिया, इसके बाद ये हो गया 6s2, और 6s2 के बाद 6s के सामने क्या होता है, 5d, तो आप लिखेंगे 5d। क्या लिखेंगे, 5d। 5d में कौन सा, भाई कौन सा, ये है पहला ही तो है, ये रहा d1 ना, ये d1 d2 d3 ऐसे लिखते हैं, d1 d2 d3 ऐसे करके चलते हैं d10 तक। तो ये जो d1 वाला है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, d1 लिखेंगे। यार इतना सिंपल था क्या, देखने में बहुत डर लगता है बच्चों को, जब बोल दो कि LA का लिख करके दिखाओ, वो सोचता है यार सर क्यों इतना कठिन पूछते हो। देखो कितना सिंपल है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे ना HF का पूछता, किसका, HF का, चलिए पूछ लेता हूँ। आप बताइए HF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। सिंपल, HF के लिए क्या लिखोगे, देखो LA के तक तो 5D था, लेकिन जैसे ही आप HF की तरफ जाएंगे कौन आ जाएगा बीच में, 4F आ जाएगा। अब वो लिख लो, पहले क्या लिखोगे, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखोगे 6s2, फिर आप क्या लिखोगे, 5d1 लिखोगे। 5d1, यहाँ पे 5d1 तक पहुंच गए, और इसके जस्ट बाद 4f लिखोगे। क्या लिखोगे, 4f14 लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, जब आप 4f14 लिखोगे तब आपको पता चलेगा कि HF का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप निकाल के देखना चाहें तो देख लेना भाई कितना आता है। यहाँ पे D2 लिखना चाहिए ना, 14 तो बीच में भरा जा रहा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, D2 करो। D2 क्यों किया, अरे भाई ये तो D1 है, ये तो D1 है पूरा का पूरा, ये तो D2 है ना, और इसी D2 के अंदर तो HF है, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, यहाँ पे D2 लिख दिया। तो शायद आपको याद हो रहेगा कि पहले आप जेनॉन लिखेंगे, फिर 6s2 लिखेंगे, फिर 4f15 लिखेंगे, इसके बाद 5d2 लिखेंगे। कोई समस्या की बात नहीं है। सिमिलरली, अच्छा जी, हमने सवाल में HF पूछा हुआ था, कोई बात नहीं, अब आपको शायद समझ में आ चुका हो। चलिए इसको थोड़ा सा सुंदर साफ लिख देता हूँ, 6s2, इसके बाद क्या लिखा जाएगा बोलो, आप लिखोगे 4f14, इसके बाद क्या लिखोगे, 5d2। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे। शायद आपको समझ में आ गया हो। अच्छा जी, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। तो भैया देखो, नेक्स्ट वाले में आपके सामने दो सवाल प्रस्तुत हैं। पहला लिखा गया है, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5s2, ध्यान दीजिएगा, 5s2 5p4। अब ऐसे सवाल हैं जिसकी धज्जियां तुम उड़ा सकते हो, कुछ नहीं दिया है इसमें, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। क्या लिखा गया है भैया, आपने लिखा यहाँ पे 5s2 5p4, 5s2 5p4, तो उसके लिए पूछा गया है कि ये एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, 5 लिखा है। अगर यहाँ पे 5 लिखा है वैलेंशियल के लिए, इसका मतलब इसका पीरियड नंबर कितना है, 5 है। क्या है, इसका पीरियड नंबर कितना है, 5 है। अच्छा, कहाँ लिखा है इसमें पीरियड नंबर 5, यहाँ पे लिखा है। या तो 2 सही है या तो 4 सही है। चलो भैया देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पीरियड नंबर 4, सॉरी पीरियड नंबर 5 समझ में आ गया। ओके, अब हमें बताना क्या है, अब हमें बताना है कि ये किस ग्रुप का है। कैसे बताएंगे, आपको लिख के बताया गया है S2P4। तो मेरे भाई ऐसे देखो, पीरियोडिक टेबल तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। पीरियोडिक टेबल ये देखो, यह है पीरियोडिक टेबल। S2 बोला गया मतलब क्या हुआ, S2 यहाँ पे भर दिया। P4 बोला गया ना, तो ये हुआ P1, ये हुआ P2, ये हुआ P3, ये हुआ P4। और P4 में कौन आता है भैया, यहाँ होता है नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, सॉरी बोरॉन की फैमिली। इसके बाद क्या लिखते हैं, कार्बन की फैमिली, नाइट्रोजन की फैमिली, इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली। इसका मतलब P4 जो है ऑक्सीजन की फैमिली के लिए लिखा जाता है। P4 याद है ना, P4 ऑक्सीजन की फैमिली का, और P4 अगर ऑक्सीजन की फैमिली का है, और जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली है वो कहाँ है, अरे भैया 16th ग्रुप में होता है। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे होगा ग्रुप नंबर 16 और पीरियड नंबर 5। धज्जियाँ उड़ा दी क्या सवाल की, हाँ भैया उड़ा दी। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसके लिए पता नहीं क्या क्या मेथड सिखाए जाते हैं कि पहले आप देखो कि एस के अंदर कितने हैं, पी के अंदर कितने, दोनों को जोड़ दो, जोड़ने के बाद 10 और जोड़ दो, हो जाएगा। क्यों जोड़ दो, उसके पीछे का क्या लॉजिक है वो सब मैंने समझा दिया। लेकिन मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है
चुटकियों में जवाब आते हैं, चुटकियों में। बच्चे को सोचना ही नहीं है एटॉमिक नंबर क्या है, बच्चे को पता है लोकेशन पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, तुरंत ही कैलकुलेट करता है, तुरंत ही कैलकुलेट करता है। आप भी ऐसा करने लग जाएंगे। सिर्फ आप क्या करेंगे, जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार लिख करके खुद से प्रैक्टिस करें। चलिए अगले पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विथ z इज इक्वल टू दिस। आपको बता दिया वैसे मैंने कि ये किस जगह पे होगा, ये क्या होगा, ये ट्रांजिशन मेटल होगा, ये एल्कली मेटल होगा, ये इनर ट्रांजिशन मेटल होगा, या ये एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। तो मेरे भाई z इज इक्वल टू 20 के बारे में, 120 के बारे में मैंने क्या बताया था, तुरंत दिमाग में पीरियोडिक टेबल बनाओ, ये दिमाग में बनाओ, वैसे मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहता है, 118 रहता है, आपको याद होगा। अरे भाई इसके सबसे नीचे कहाँ पे, इनर्ट गैस में, इनर्ट गैस में सबसे नीचे कौन होता है, सबसे नीचे होता है 118। अगर 118 वहां खत्म हुआ तो उसके करीब में कौन, 120। तो आप क्या करोगे, यहां पे लाओगे पहला वाला, दूसरा वाला ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 120 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अरे भाई इसके अंदर होगा 119, इसके बाद होगा 120। ये तो S1 है, ये S2 है, मतलब कुल मिला के S ब्लॉक है, और S ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में 120 जाएगा। इसका मतलब वो क्या होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा, क्योंकि पहले वाले का नाम एल्कली मेटल होता है, दूसरे का नाम एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। तो लेक्चर 1 को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, मतलब कि लेक्चर 2 के अंदर। लेक्चर 2 को आप छोड़